नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। ये कहानी आपके मनोरंजन और सीख के लिए तैयार की गई है, जिसे हमने बेहद आसान और प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत किया है। कहानी के मूल अधिकार इसके असली लेखक के पास है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये शानदार सफर। नेरिसा की आंखें अपनी बेटी की आंखों में गड़ी थीं, तो उसकी सारी मेहनत, उसके सारे खतरनाक दांव सिर्फ एक चीज़ के लिए थे, गेट से वह हासिल करना जो उसे चाहिए था और फिर साम्राज्य से बाहर निकलना। इतना सीधा और साफ मकसद था जिसे सिर्फ बेवकूफ़ ही नहीं देख सकते थे। सेलेस्टिया की आंखों में एहसास की चमक कौन थी। उसे समझ आ गया कि वह पवित्र वादा, होली प्रॉमिस ब्राज़ील के लिए सिर्फ एक बहाना था, 7 दिन की मोहलत पाने का जरिया। उसने उन 7 दिनों का इस्तेमाल अपने प्लान को पुख्ता करने के लिए किया। 2 दिन तक उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। क्या तुमने यही नहीं कहा था? नेरिसा ने मजाक उड़ाते हुए कहा। सेलेस्टिया पत्थर बन गई। वह समझ गई कि उसकी अपनी दया ने राजियल के भागने का रास्ता साफ किया था। साम्राज्य की कोई सीमा नहीं। जब सेलेस्टिया ने कहा कि राजियल ने साम्राज्य की सीमाओं, बाउंड्रीज को पार कर लिया है, तो नेरिसा अचानक गंभीर हो गई। उसने सेलेस्टिया को खिड़की के पास बुलाया जहां से पूरा एथेरियन महाद्वीप दिख रहा था। तुम्हें क्या लगता है मेरा साम्राज्य कहाँ खत्म होता है? नेरिसा ने पूछा। सेलेस्टिया ने किताबी ज्ञान दोहराया। उत्तर में बर्फ, पूर्व में समुद्र, दक्षिण में ड्रेड का जंगल। तुम गलत हो, नेरिसा ने उसे बीच में काट दिया। मेरे साम्राज्य की कोई सीमा नहीं है। ये राज्य, ये महाद्वीप, ये समुद्र, ये सब इसलिए मौजूद हैं क्योंकि मैं इन्हें रहने देती हूँ। समुद्र प्रतिबंधित इसलिए है क्योंकि मैंने एक दोस्त से वादा किया था, इसलिए नहीं कि कोई मुझे रोक सकता है। मेरी इच्छा ही वास्तविकता तय करती है, और मेरी इच्छा ही साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म है। एक झूठ और लाखों मौतें। नेरिसा ने चलते चलते एक और बम फोड़ा। उस लड़के से सावधान रहना सेलेस्टिया, वह बहुत निर्दयी है। उसने सिर्फ एक झूठ बोलकर घोस्ट क्लैन के लाखों सदस्यों को मरवा दिया, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी माँ मेरे साथ 2 दिन तक साम्राज्य से दूर रहे और वह अपना काम कर सके। सेलेस्टिया सन रह गई। उसने राजियल का बचाव करने की कोशिश की। वे लोग वैसे भी बुरे थे, माँ। नेरिसा मुस्कुराए। क्या तुम उनकी जगह होती तो ऐसा करती? लाखों लोगों की नियति के साथ खेलना सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। वह लड़का बिना किसी शक्ति के भी तुमसे कहीं ज्यादा सिंहासन के लायक है क्योंकि वह हिचकिचाता नहीं है। नेरिसा ने एक आखिरी चुभता हुआ सवाल पूछा। क्या तुम्हें उस दिन जो तुमने किया उसका पछतावा है? सेलेस्टिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने बिना जवाब दिए वहां से जाने की अनुमति मांगी और तेज कदमों से बाहर निकल गई। पीछे नेरिसा की मजाकिया हंसी खाली कमरे में गूंजती रही। जहाज लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। राजियल डेक के अगले हिस्से बोक पर खड़ा क्षितिज को देख रहा था। लेवी पास ही बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान और उदासी थी। अजीब लग रहा है मेरे साथ इस जहाज पर चढ़कर? राजियल ने शांति से पूछा। लेवी ने कंधे उचकाए। अजीब नहीं, बस ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पहले से ही छोटी जिंदगी और छोटी होने वाली है। पर मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं वैसे भी कौन सा कोई महान जीवन जी रहा था। लेवी की मेलोड्रामा और राजियल का गुस्सा। लेवी अपनी अकेलेपन की कहानी सुनाने लगा। मेरे पास कोई परिवार नहीं है। अगर मैं कल मर जाऊं तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। कभी कभी लगता है कि काश कोई लड़की होती, कोई पत्नी, कोई परिवार। पर मैं इसके लायक नहीं हूं। मैं अपनी खालीपन की बीमारी में किसी और को नहीं घसीटना चाहता। राजियल का पारा चढ़ गया। बकवास। सिर्फ परिवार ना होना जीने की वजह नहीं छीन लेता। जिंदगी दूसरों के बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में है। अगर तुम जीना चाहते हो तो जाओ और वह जिंदगी छीन लो। यहाँ बैठकर रोना बंद करो। तुम दयनीय, पथेटिक हो। लेवी ने हार मानते हुए कहा। लोग कहते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत होती है। मैं सफल नहीं हूं क्योंकि मेरे पीछे कोई नहीं है। भाड़ में जाओ। राजियल का गुस्सा फूट पड़ा। उसने लेवी का कॉलर पकड़ा और उसे जहाज की रेलिंग के बाहर गहरे समुद्र के ऊपर लटका दिया। लेवी के पैर हवा में झूल रहे थे और नीचे भूखा समंदर उसे निगलने को तैयार था। सुनो, राजियल की आवाज़ बर्फीली थी। सफल आदमी के पीछे औरत होती है और नाकाम आदमी के पीछे भी। मैं यहाँ खड़ा हूँ, क्या मेरे पीछे कोई औरत है? मैं यहाँ अपनी दम पर हूँ, अपनी मेहनत और अपनी तकलीफों की वजह से। तुम अपनी नाकामयाबी का ठीकरा किसी काल्पनिक औरत के सिर पर नहीं फोड़ सकते। राजियल ने लेवी को झकझोरा। सम्मान कमाने के लिए पहले जलना पड़ता है, खुद को काटना पड़ता है, दुनिया की गालियां सहनी पड़ती हैं, तब जाकर दुनिया झुकती है। रोने से कुछ नहीं मिलता। लेवी का इकबाल। राजियल ने लेवी को वापस डेक पर पटक दिया। लेवी हाँफते हुए फर्श पर गिर गया। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम नहीं समझोगे, लेवी फुसफुसाया। यह मेरे दिल की बात है। मैं किसी को अपनी जिंदगी में नहीं ला सकता क्योंकि मैं उन्हें तड़पते हुए नहीं देख सकता। यही मेरी नियति है। राजियल ने उसकी ओर मुड़कर भी नहीं देखा। सब बहाने हैं। अगर कुछ चाहिए तो नियति का रोना छोड़कर कुछ कर दिखाओ। डेक पर खड़ी मारिया और योगराज की बेटी यह सब चुपचाप देख रही थीं। मारिया के मन में लेवी के लिए सिर्फ नफरत थी, जबकि योगराज की बेटी की आंखों में राजियल की क्रूरता देखकर एक अजीब सी चमक थी। जहाज का डेक लहरों की आवाज से गूंज रहा था। लेवी अभी भी अपने आंसू छिपाने की कोशिश कर रहा था। योगराज आगे बढ़ा। उसका चेहरा थोड़ा नर्म था। राजियल, बच्चे पर तुम कुछ ज्यादा ही सख्त हो रहे हो। राजियल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें क्षितिज पर टिकी थीं। उसने अपना रुख योगराज के बगल में खड़ी लड़की की ओर मोड़ा। अरोरा, अरोरा। उसके चेहरे पर घमंड और नफरत साफ दिख रही थी। क्या तुम यहाँ रुकना चाहती हो? राजियल ने पूछा। क्या मेरे पास कोई विकल्प है? अरोरा ने चिढ़कर कहा। ये बूढ़ा आदमी मुझे मजबूर कर रहा है।
योगराज ने आह भरी, वह अपनी बेटी की नफरत से अंदर ही अंदर टूट रहा था। राजियल ने अरोरा को 2 विकल्प दिए, पहला, मैं तुम्हें अभी समुद्र में फेंक दूं और तुम तैरकर किनारे जाओ। दूसरा, मैं तुम्हें हवा में उछाल दूं और तुम उड़कर साम्राज्य पहुंचो। उतरना कैसे है वह तुम देख लेना। अरोरा सन रह गई। भाड़ में जाओ, वह बुदबुदा कर देख के एक कोने में चली गई। योगराज उसके पीछे भागा, उसे मनाने की कोशिश करने लगा। राजियल ने मारिया को हिदायत दी कि उसे कोई परेशान न करे और वह अपनी कटी हुई बाँह वापस पाने के लिए सिस्टम स्पेस में चला गया। नारकीय द्वार, एरॉन का त्याग। साम्राज्य के एक ऐसे हिस्से में जहां सूरज की गर्मी भी खौफ खाती थी, काले पत्थरों का एक विशाल द्वार खड़ा था। ये प्राचीन द्वार आग की लपटों से घिरा था, दूसरे लोगों का रास्ता। अराबेला वहां खड़ी थी, उसकी बाहों में उसका बेटा एरॉन अरंत था। एरॉन की हालत दयनीय थी, उसका शरीर नीला पड़ चुका था, नसें सांप की तरह उभरी थीं और सिर से खून बह रहा था। वह जहर से लड़ रहा था। क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? अराबेला की आवाज़ में एक माँ का डर था। माँ, एरॉन हाँफते हुए बोला, मेरी बहन की गरिमा का सवाल है। मैं पहले हार चुका हूँ, पर अब खुद को और उसे और नीचा नहीं दिखा सकता। मुझे ये करना होगा। अराबेला ने एक भारी सांस ली और अपने बेटे को उन दहकते द्वारों की ओर उछाल दिया। जैसे ही एरॉन ने दहलीज पार की, उसके कपड़े और आर्मर आग में जलकर राख हो गए। उसकी एक चीख गूंजी और वह उस नरक की आग में समा गया। दरवाजे एक धमाके के साथ बंद हो गए। अराबेला वहां खड़ी रही, शून्य में ताकती हुई। उसने अपने बेटे को एक ऐसे रास्ते पर भेज दिया था जहां से वापसी लगभग नामुमकिन थी। अंत में एक ठंडी आह भरकर वह वहां से ओझल हो गई। राजियल ने अपनी आंखें खोलीं। वह एक ऐसी जगह था जहां आसमान काला था और उसमें सितारों की नदियां बह रही थी, ज़ारा की दुनिया। राजियल का दिल तेज धड़क रहा था, पर वह खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। ऊपर एक काले सिंहासन ऑब्सिडियन थ्रोन पर ज़ारा बैठी थी। उसकी सुंदरता किसी दैवीय शक्ति जैसी थी, पर उसकी उपस्थिति किसी काल के समान भारी थी। राजियल ने जैसे ही उससे कुछ कहना चाहा, एक भीषण तूफान उठा जिसने उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, पर राजियल अपनी जगह पर डटा रहा। ओह, ज़ारा की रेशमी आवाज़ गूंजी, तुम काफ़ी मजबूत हो गए हो। पिछली बार तो तुम सिर्फ हवा के दबाव से मर गए थे। कठोरता बनाम अपराजयता। राजियल ने अपनी कटी हुई दाईं बांह की ओर इशारा करते हुए शिकायत की कि उसकी ऑब्सिडियन एग्नी की हड्डियां कट गईं। उसने ज़ारा के घमंड को चोट पहुंचानी चाहिए। ज़ारा ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मैंने इसे सबसे कठोर हार्डेस्ट धातु कहा था, अटूट अनब्रेकेबल नहीं। शब्दों का मतलब समझना सीखो, अज्ञानी बालक। पलक झपकते ही विनाश। इससे पहले कि राजियल कुछ समझ पाता, ज़ारा सिंहासन से गायब हो गई और उसके ठीक बगल में खड़ी थी। राजियल की फ्लो सेंस और इंस्टिंक्ट ने उसे कोई चेतावनी नहीं दी। ज़ारा की गति वास्तविकता की समझ से परे थी। राजियल के होश तब उड़ गए जब उसने देखा कि ज़ारा के हाथ में एक कटी हुई बाँह थी, राजियल की अपनी बाँह। राजियल ने अपने कंधे की ओर देखा। उसकी पूरी बाँह कंधे से गायब थी और वहां से ताज़ा खून टपक रहा था। ज़ारा ने पलक झपकते ही उसकी बाँह फिर से काट दी थी और राजियल को एहसास तक नहीं हुआ। क्या हुआ? तुम हैरान लग रहे हो। ज़ारा ने राजियल के चेहरे पर उसका अपना खून छिड़कते हुए मजाक उड़ाया। क्या तुम्हें लगा था कि तुम मेरा सामना कर पाओगे? क्रेजी बिच। ज़ारा ने राजियल की बाँह को एक खिलौने की तरह घुमाया। तो तुम यहाँ क्यों आए हो? रोने के लिए या फिर अपनी मास्टरपीस हड्डियों की शिकायत करने? उसने राजियल के चेहरे के करीब आकर फुसफुसाते हुए उसके पुराने शब्द याद दिलाए। FUCKYOUCRAZYBITCH। राजियल अपमान और गुस्से से कांप रहा था। वह समझ गया कि वह ज़ारा के सामने अभी भी एक चींटी के समान है। ज़ारा की मुस्कान अब और भी खतरनाक और क्रूर हो गई थी। ज़ारा ने राजियल के अपमानजनक शब्दों को मजाक में उड़ाते हुए उसकी कटी हुई बाँह हाथ में ली। राजियल ने झिझकते हुए पूछा कि क्या वह इसे वापस जोड़ सकती है और उसे भी यह सिखा सकती है। ज़ारा ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तो अब तुम्हें शक्ति का लालच नहीं रहा, सिर्फ अपनी टूटी हड्डियां जोड़ना चाहते हो। उसने राजियल की कटी हुई बाँह के दोनों हिस्सों को अपने हाथों में लिया। देखते ही देखते काला माना, डार्क माना उसकी उंगलियों से बहने लगा। वह माना राजियल के माना जैसा नहीं था, वह ऑब्सिडियन धातु को आदेश दे रहा था। राजियल एक डार्क जीनियस होने के बावजूद उस तकनीक को समझ नहीं पाया। ऑब्सिडियन हड्डियां पिघलकर आपस में ऐसे जुड़ गईं जैसे कभी कटी ही न हो। उसने राजियल के कंधे पर वह बाँह रखी। नसें सांपों की तरह जुड़ गईं, मांस सिल गया और राजियल की बाँह पहले जैसी मजबूत हो गई। न्यूट्रॉन स्टार की प्रेरणा। राजियल ने आखिरकार वह सवाल पूछा जिसने उसे परेशान कर रखा था। ये दुनिया की सबसे कठोर धातु है, तो उस परीक सिल्वा ने इसे कैसे काट दिया? ज़ारा ने शांति से समझाना शुरू किया, जैसे कोई प्रोफेसर किसी नादान बच्चे को पढ़ा रहा हो। राजियल, क्या तुम जानते हो कि न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है? जब एक विशाल तारा मरता है तो उसका गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी सब कुछ इतना सिकोड़ देता है कि परमाणुओं एटम्स के बीच की खाली जगह खत्म हो जाती है। एक पूरे तारे का वजन सिर्फ 20 किलोमीटर के गोले में समा जाता है। उसने आगे कहा, मैंने ऑब्सिडियन अग्नि को इसी सिद्धांत पर बनाया है। मैंने परमाणुओं के बीच से इलेक्ट्रॉन डस्ट को हटा दिया और उन्हें इतना करीब दबाया कंप्रेस कि वे दुनिया की सबसे कठोर और पैनी चीज बन गए। साम्राज्य जितना वजन, बाल जितना भार। राजियल के होश तब उड़ गए जब ज़ारा ने बताया, तुम्हारी हड्डियों में मैंने एक पूरे साम्राज्य के क्षेत्रफल जितनी ऑब्सिडियन धातु को दबाकर भरा है। इसका मतलब है कि अगर कोई तुम्हारी हड्डी काटना चाहता है तो उसके पास एक ही वार में पूरे साम्राज्य को 2 टुकड़ों में काटने जितनी ताकत होनी चाहिए। राजियल का गला सूख गया।
इसका मतलब था कि उस नन्ही परी सिल्वाट ने अपनी तलवार से पूरे साम्राज्य को काटने जितनी ऊर्जा पैदा की थी। ज़ारा ने एक और रहस्य खोला, ये धातु इतनी कठोर होने के बावजूद हल्की इसलिए है क्योंकि मैंने इसके वजन के नियमों को ही बदल दिया है। तुम एक पूरे ग्रह जितनी धातु को अपनी हथेली में समा सकते हो और उसका वजन एक रेत के कण से भी कम होगा। अधूरा आविष्कार। सिस्टम भी ज़ारा की इस प्रतिभा को देखकर दंग रह गया। सचमुच काबिले तारीफ। मेरे डेटाबेस में आज तक किसी ने परमाणु स्तर पर ऐसी कलाकारी नहीं की। पर ज़ारा खुश नहीं थी। उसने आह भरते हुए कहा, यह अभी भी अधूरा इनकम्प्लीट है। ये सिर्फ तुम्हारे शरीर के अंदर काम कर सकता है, बाहर नहीं। ये वह परफेक्ट मेटल नहीं है जिसका मैंने सपना देखा था। राजियल के चेहरे पर एक खूंखार मुस्कान आ गई। अगर ये अधूरा आविष्कार इतना शक्तिशाली है कि साम्राज्य को काटने वाली ताकत को झेल सके तो परफेक्ट क्या होगा। उसे अपनी हड्डियों पर गर्व होने लगा। वह अब महज एक इंसान नहीं बल्कि सिकुड़े गए सितारों का एक चलता फिरता अवशेष था। राजियल ने ज़ारा की बातों को गहराई से समझा। उसने अपनी हथेली पर डाक माना का एक गोला बनाया और उम्मीद के साथ पूछा, तो क्या अब तुम मुझे अपनी हड्डियों को खुद जोड़ना सिखाओगी? मेरे पास भी डाक माना है। ज़ारा का जवाब एक ठंडे खंजर जैसा था। तुम इसे नहीं सीख सकते, और सच कहूं तो मैं तुम्हें सिखाना भी नहीं चाहती। राजियल को बुरा लगा। क्यों? क्या मैं हर बार अपनी हड्डियां जुड़वाने तुम्हारे पास आऊंगा? ज़ारा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और तिरस्कार से कहा, तुम अपनी पहचान खोते जा रहे हो। तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए, तुमने अपना हाथ खो दिया और अब तुम पहले से भी कम पुरुष रह गए हो। तुम भटक लॉस्ट गए हो। राजियल चिढ़ गया। मैं नहीं भटका हूँ, मुझे मेरा रास्ता पता है। पर ज़ारा टस से मज नहीं हुई। जो इंसान भटक जाता है उसे कभी एहसास नहीं होता कि वह भटक गया है। वह पूरे यकीन के साथ कहता है कि वह सही रास्ते पर है, जबकि हकीकत में वह सिर्फ बह रहा होता है। लक्ष्य क्या है? ज़ारा ने एक काली कुर्सी प्रकट की और उस पर शाही अंदाज में बैठ गई। चलो बताओ, तुम्हारा असली लक्ष्य गोल क्या है? राजियल की आंखों में एक अटूट संकल्प था। मैं जीना चाहता हूँ। मैं उस नियति फेट को तोड़ देना चाहता हूँ जिसने मेरी मौत पहले ही लिख दी है। मैं अपनी जिंदगी खुद तय करना चाहता हूँ, किसी और की स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं। ज़ारा ने उसकी आंखों में झांका। ये लक्ष्य नहीं है, ये तो सिर्फ अस्वीकार रिजेक्शन है। तुम उन लोगों के खिलाफ जी रहे हो जिन्होंने तुम्हें बेड़ियां पहनाई हैं। अगर कल वे लोग गायब हो जाएं तो तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं बचेगा। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारा नहीं, उनका है, क्योंकि तुम सिर्फ उनकी दी हुई तकलीफों का जवाब दे रहे हो। उसने एक उदाहरण दिया। अगर नियति ने तुम्हें 10 साल दिए हैं तो उन 10 सालों को खुलकर जीना तुम्हारा अपना लक्ष्य होता। पर तुम उन 10 सालों को बढ़ाने की जंग में अपनी आज़ादी भूल गए हो। तुम उन सायों का पीछा कर रहे हो जिनसे तुम नफरत करते हो। भाड़ में जाए नियति। राजियल के अंदर गुस्सा उबलने लगा। तुम नहीं समझोगी। मेरा सब कुछ छीन लिया गया, परिवार, दोस्त, बचपन, खुशियाँ, यहाँ तक कि मेरा खून भी। मैंने अपने हाथों से सब कुछ खत्म कर दिया। क्या तुम्हें लगता है कि इसके बाद शांति से जीना संभव है? मुझे नहीं पता कि शांति क्या होती है, पर मैं लड़ूंगा। मैं उन सबको मिटा दूंगा जिन्होंने मेरे साथ ये किया। मैं अपनी शर्तों पर मरूंगा और वही मेरी संतुष्टि होगी। ज़ारा ने उसे बड़ी उदासीनता से देखा। कितना उबाऊ है। प्रतिशोध के लिए जीना। उसने एक आखिरी और सबसे तीखा सवाल पूछा, मान लो तुम अभी मर जाओ, सब कुछ खत्म हो जाए, तो क्या तुम अपने अब तक के जीवन और उपलब्धियों से संतुष्ट होगे? क्या तुम्हें लगेगा कि तुमने सच में अपनी जिंदगी जी ली? राजियल खामोश हो गया। ये सवाल उसकी आत्मा के सबसे गहरे घाव को कुरेद रहा था। ज़ारा का सवाल एक पत्थर की तरह राजियल के दिल पर लगा। अगर तुम अभी मर जाओ तो क्या तुम अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट होगे? राजियल खामोश हो गया। उसने अपनी जिंदगी की किताब के पन्ने पलटे, बचपन के जख्म, जीवित रहने की जद्दोजहद और प्रतिशोध की आग। वह घंटों फर्श को घूरता रहा। ज़ारा उसे चुपचाप देख रही थी, जैसे किसी खुली किताब को पढ़ रही हो। 35 घंटे बीत गए। अंत में राजियल ने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक कड़वा सच था। नहीं, उसने सपाट स्वर में कहा, अगर मैं अभी मर गया तो मुझे रत्ती भर भी संतोष नहीं होगा। ज़ारा ने अपनी कुर्सी पर आगे झुकते हुए अगला प्रहार किया। और अगर तुम उस नियति को हराने के बाद मरो जिसे तुम बदलना चाहते हो, क्या तब तुम्हें संतोष होगा? राजियल ने तुरंत कहा, हाँ बिल्कुल। अपनी नियति की लाश पर खड़े होना ही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। पर ज़ारा मुस्कुराए। नहीं राजियल, तब भी तुम्हें संतोष नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें सिर्फ खालीपन मिलेगा। खुशी और संतोष का अंतर। क्या तुम खुश होगे, या ये सिर्फ एक काम पूरा होने का संतोष होगा? ज़ारा के इस सवाल ने राजियल को निरुत्तर कर दिया। उसने महसूस किया कि वह एक ऐसी जंग जीत रहा है जिसने उससे जीने का हक पहले ही छीन लिया है। राख और सन्नाटे के बीच कैसी खुशी। ज़ारा ने उसे एक बड़ा सच बताया, जीवन में तुम जो कुछ भी हासिल करोगे उसे एक दिन खो दोगे। यहाँ तक कि मेरी यह शक्ति और यह जीवन भी एक दिन मिट जाएगा। इसलिए खुद को भविष्य की बेड़ियों में मत बांधो, अभी जियो। नायक बनाम खलनायक, हीरो वीज विलन। ज़ारा ने राजियल को स्वार्थ की एक नई परिभाषा समझाई। क्या तुम जानते हो नायक और खलनायक में क्या अंतर है? खलनायक बहुत स्वार्थी होता है, वह अपनी खुशी को सबसे ऊपर रखता है। दुनिया उसे नफरत करती है क्योंकि वह दूसरों के लिए खुद को कुर्बान नहीं करता। नायक दूसरों के लिए स्वार्थी होता है, वह सबके लिए खुद को मिटा देता है। पर अंत में सबसे ज्यादा संतुष्ट कौन मरता है? खलनायक, क्योंकि उसने कम से कम एक बार तो अपने बारे में सोचा। नायक अक्सर एक दुखद अंत पाता है क्योंकि वह ये भूल जाता है कि उसकी अपनी जिंदगी का मकसद क्या था। एहसास। ज़ारा ने राजियल की आंखों में झांका।
तुम इसलिए कभी खुश नहीं हुए क्योंकि तुमने कभी खुशी को ढूंढा ही नहीं। तुम सिर्फ उत्तरजीविता, सर्वाइवल और प्रतिशोध के पीछे भागते रहे। तुम जिंदगी जीना ही भूल गए। राजियल की आंखों के सामने जैसे धुंध छंट गई। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन को सिर्फ एक बही खाता लेजर बना लिया था, बदले और जीत का हिसाब। उसने कभी शांति या हंसी के बारे में सोचा ही नहीं था। धन्यवाद, राजियल ने फुसफुसाते हुए कहा। यह उसके जीवन का पहला सच्चा धन्यवाद था। ज़ारा का चेहरा नहीं बदला, वह वैसी ही रहस्यमय और शांत बनी रही। राजियल ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखों में एक नए संकल्प के साथ पूछा, क्या मैं आपसे एक एहसान मान सकता हूँ? राजियल ने अपनी आवाज़ को स्थिर रखते हुए पूछा, क्या मैं आपसे एक एहसान मान सकता हूँ? क्या आप मुझे अपने लिए जीना सिखा सकती हैं? ज़ारा की प्रतिक्रिया अप्रत्याशित थी। वह अपने सिंहासन पर पीछे झुककर खिलखिलाकर हंसी। नहीं, मैं नहीं सिखा सकती। ये तुम्हें खुद ढूंढना होगा। एक ऐसा उद्देश्य चुनो जिसके लिए तुम जीना चाहते हो, चाहे वह कितना भी छोटा हो या दूसरों के लिए कितना भी क्रूर। ताकि जब तुम रात को सोने जाओ और खुद से पूछो, क्या मैं अभी मरने पर खुश रहूंगा, तो तुम्हारा जवाब हाँ हो। राजियल ने पहली बार इन शब्दों को सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सुना। ज़ारा ने उसे अपनी भावनाओं को न छिपाने की सलाह दी। अपनी भावनाओं को दिखाना कमजोरी नहीं बल्कि आज़ादी है। अगर तुम खुश हो तो मुस्कुराओ। मुखौटा तुम्हें सुरक्षा नहीं देता, वह तुम्हें कैद कर लेता है। राजियल के होठों पर एक बहुत ही धीमी असली मुस्कान आई। सालों के ठंडे मुखौटे के बाद ये छोटी सी मुस्कान किसी भी तलवार से ज्यादा असरदार थी। धैर्य और पूर्णता। राजियल ने फिर से अपनी ऑब्सिडियन हड्डियों को नियंत्रित करने की कला सीखने की जिद की। ज़ारा ने फिर से ना कह दिया, पर इस बार उसका लहजा अलग था। तुम बहुत उतावले हो। धैर्य एक कौशल है राजियल। मैं तुम्हें इसलिए नहीं सिखा रही क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम इसे खुद सीखो। मेरे बनाए हुए इस धातु ऑब्सिडियन आर्गेनिक को तुम खुद अपनी मेहनत से और भी परफेक्ट बनाओ। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम खुद इसे मुझसे भी ऊपर ले जाओ? राजियल ने सिर झुकाकर चुनौती स्वीकार की। मैं कोशिश करूंगा और आपको अपनी परफेक्शन दिखाऊंगा। दो चीजें जो तुम्हें खुद ढूंढ लेंगी। जब राजियल जाने लगा तो उसने ज़ारा से उसकी दयालुता का कारण पूछा। ज़ारा ने साफ कहा कि वह दयालु नहीं है, बस उसका मूड बात करने का था। सच्ची ताकत वह है जहां तुम अपनी मर्जी से दयालु या क्रूर हो सको, बिना किसी ऋण या आसान के। जाते जाते ज़ारा ने उसे एक चेतावनी दी जो किसी भविष्यवाणी की तरह थी। सब कुछ ढूंढना, सिर्फ प्यार और मौत को छोड़कर, क्योंकि ये दोनों तुम्हें सही समय पर खुद ढूंढ लेंगे। माँ की याद और अंत। राजियल ने रुककर ज़ारा से एक आखिरी बात कही, आपकी माँ बहुत अद्भुत रही होंगी। काश मेरी माँ आपकी तरह होती। ज़ारा के चेहरे पर पहली बार एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। उसकी पलकें झुकी और एक क्षण के लिए उसकी मजबूत पकड़ ढीली हुई, पर उसने कुछ नहीं कहा। राजियल ने अंत में अपनी मौत की मांग की ताकि वह सिस्टम स्पेस से बाहर निकल सके। बिना किसी चेतावनी के राजियल का शरीर दो टुकड़ों में बंट गया। वह पलक झपकते ही मारा गया। मरते हुए राजियल ने गौर किया, ज़ारा के अंदर कोई किलिंग इंटेंट, मारने की इच्छा नहीं थी। उसने राजियल को ऐसे मारा जैसे कोई सांस लेता है, बिना किसी नफरत या गुस्से के। उसके लिए राजियल की मौत इतनी तुच्छ थी कि उसे मारने के लिए उसे मानसिक रूप से तैयार भी नहीं होना पड़ा। राजियल के गायब होने के बाद ज़ारा के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आई। अद्भुत माँ, वह फुसफुसाए और अपने सिंहासन की ओर बढ़ गई। साम्राज्य का उत्तरी तट। मेरिसा विरलन समुद्र किनारे खड़ी थी। उसके हाथ में वह पत्र था जिसे उसने मरोड़कर मुट्ठी में भींच लिया था। उसका चेहरा गुस्से और निराशा से लाल था। उसे अपनी भावनाओं के साथ राजियल द्वारा किए गए मैनिपुलेशन का एहसास हो चुका था। पीछे मासेला और राजकुमारी सेलेस्टिया चुपचाप खड़ी थीं। उनके सामने दर्जनों मजदूर और वह व्यापारी घुटनों के बल गिरे काम रहे थे। उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने जिस मामूली लड़के को जहाज पर भेजा था वह कोई साधारण अपराधी नहीं था। नोवा का आगमन और सच्चाई। अचानक बैंगनी धुंध से नोवा प्रकट हुई। राज कहाँ है? उसने सीधे पूछा। मुझे लगता है हमें अब उसके साथ थोड़ा नर्म होना चाहिए, वह बदल गया है। मेरिसा ने कड़वाहट से कहा। वह भाग गया। मासेला ने बात पूरी की। वह समुद्र की ओर गया है। नोवा पहले तो ठिठकी, फिर उसके चेहरे पर एक खूंखार मुस्कान आई। तो क्या हुआ? वह सिर्फ समुद्र है। मैं अभी जाकर उसे वापस लाती हूँ। 2 दिन में हम यहाँ होंगे। जैसे ही नोवा ने कदम बढ़ाया, मासेला ने उसका हाथ लोहे की पकड़ से थाम लिया। नहीं नोवा, तुम पूरे परिवार को युद्ध में झोंक दोगी। यह पागलपन है। मासेला का मानसिक प्रहार। मासेला ने अपनी बैंगनी आंखों की शक्ति से नोवा के दिमाग में वे सारी यादें और सूचनाएं भर दी जो उन्हें पता चली थी। कैसे राजियल ने जानबूझकर नैन्सी वाला नाटक रचा, कैसे उसने खुद पर हत्या की सुपारी दी ताकि उसकी मां दूर रहे, और कैसे उसने सबको अपनी उंगलियों पर नचाया। सच्चाई जानकर नोवा पागलों की तरह हंसी। वह बच्चा अपनी बड़ी बहन के साथ ऐसा खेल खेलने की हिम्मत कर गया। मुझे वह अब और भी ज्यादा पसंद आने लगा है। नोवा का ऑरा फट पड़ा। समुद्र की लहरें उसकी शक्ति से थम गईं। उसने मासेला को आदेश दिया, मेरा हाथ छोड़ो। यह विरलन परिवार की वारिस का आदेश है। नोवा की आंखों से निकली एक अदृश्य तरंग ने मासेला को घुटनों पर ला दिया। मासेला की आंखों से खून बहने लगा, पर उसने सिर्फ इतना कहा, मेरी माफी स्वीकार करें। राजकुमारी का हस्तक्षेप। नोवा आज़ाद होकर समुद्र की ओर बढ़ी ही थी कि सेलेस्टिया की आवाज़ गूंजी, बस बहुत हुआ। सेलेस्टिया ने अपनी प्लेटिनम आंखों से नोवा को देखा। शाही कानून के हिसाब से कोई भी इन लहरों पर कदम नहीं रख सकता। जो जाता है वह वापस नहीं आता। ड्यूक की बेटी होने के नाते तुम पर यह पाबंदी और भी सख्त है। तुम इस किनारे से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ोगी। नोवा रुकी और मुड़कर सेलेस्टिया को नफरत से देखा।
ओह, तुम छोटी रंडी, तुमने ही उसे भागने में मदद की है ना? और अब तुम मुझे रोक रही हो? हवा में बिजली सी कौंध गई। दो सबसे शक्तिशाली युवतियां अब आमने सामने थीं। तुम छोटी रंडी, नोवा ने घृणा से थूकते हुए कहा। उसके होंठ एक खतरनाक मुस्कान में मुड़ गए और आंखों में बैंगनी आग किसी जंगली दावानल की तरह भड़क उठी। तुमने ही उसे भागने में मदद की है ना? और अब तुम्हारी हिम्मत देखो कि तुम मुझे रोक रही हो, मुझे आदेश दे रही हो। नोवा का गुस्सा सिर्फ सेलेस्टिया पर नहीं था, वह अंदर ही अंदर उबल रही थी। वह अपने भाई के लिए वे उपहार नहीं ला पाई थी जिसकी उसने योजना बनाई थी। ऊपर से राजियल के अतीत के वे घाव उसे कचोट रहे थे जिनके लिए वह खुद को जिम्मेदार मानती थी। और अब सेलेस्टिया उसका रास्ता रोकने की जुर्रत कर रही थी। सेलेस्टिया टस से मज नहीं हुई। समुद्री हवा में उसके प्लेटिनम बाल लहरा रहे थे। मैंने उसे भागने में मदद नहीं की। और लेडी नोवा, अपनी भाषा संभालिए। नोवा का ठहाका गूंज उठा। भाषा? शायद तुम्हें खुद को संभालना चाहिए। अपने पैरों को इतना मत फैलाओ कि वे दूसरों के रास्ते में आ जाएं, वरना उन्हें काट दिया जाएगा। कानून बनाम विरलन गर्व, सेलेस्टिया ने शांत स्वर में कहा। मैं उसे जाने नहीं दूंगी। यह शाही कानून है। मैं माँ से अनुमति मांगूंगी और हम साथ मिलकर उसे वापस लाएंगे। अभी के लिए खुद पर नियंत्रण रखो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती। राजियल को यह बुरा लग सकता है। सेलेस्टिया के आखिरी शब्दों में एक मिन्नत थी, पर नोवा पर इसका उल्टा असर हुआ। वह विस्फोट की तरह फटी। अनुमति? तुमसे? किसी से भी? नोवा का स्वर मजाक उड़ा रहा था। भाड़ में गए तुम्हारे शाही कानून, भाड़ में गई तुम्हारी माँ। विरलन कभी भीख नहीं मांगते। हम जो चाहते हैं वो करते हैं। अगर तुम्हारी माँ भी यहाँ खड़ी होती तो उसकी भी हिम्मत नहीं होती हमें रोकने की। नोवा ने चिल्लाकर घोषणा की। मैं अभी इसी वक्त समुद्र में जाऊंगी। मैं अपने भाई को घसीट कर वापस लाऊंगी और कोई भी, न तुम न साम्राज्य, मुझे रोकने की औकात रखता है। माँ को चुनौती, पद छोड़ दो। नोवा का गुस्सा अब अपनी माँ मेरिसा की ओर मुड़ा। और तुम माँ, तुमने मुझे फिर से निराश किया है। तुम यहाँ चुपचाप खड़ी हो। क्या तुम्हें उसकी परवाह नहीं है? या तुम इस तुच्छ कानून की बेड़ियों से डर गई हो? नोवा अपनी माँ के करीब आए। उसकी उंगली मेरिसा की ओर उठी हुई थी। क्या विरलन का खून ठंडा पड़ गया है? क्या तुम साम्राज्य के नियमों से डरने लगी हो? हमारे पूर्वज तुम्हें देखकर शर्म से मर जाते। एक ऐसी मेट्रियार्क जो कायरों की तरह नियमों के पीछे छिपती है। नोवा का ऑरा बैंगनी बिजली की तरह कड़कड़ा रहा था। विरलन की वारिस होने के नाते मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ। मैं मैट्रियार्क की गद्दी की मांग करती हूँ, क्योंकि अगर तुम कानून की गुलाम हो तो तुम इस गद्दी के लायक नहीं हो। पद से हट जाओ। समुद्र की लहरें नोवा की आवाज़ से कांप उठीं। उसने अपनी ही माँ को गद्दी छोड़ने का आदेश दे दिया था क्योंकि उसे लगा कि मेरिसा की चुप्पी विरलन खानदान की गरिमा पर कलंक है। मेरिसा विरलन सीधी खड़ी थी। उसका चेहरा किसी पत्थर की मूर्ति की तरह भावहीन था। डॉक्स पर पसरा सन्नाटा इतना गहरा था कि समुद्र की लहरों की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। राजकुमारी सेलेस्टिया ये सब देख रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। नोवा विरलन, साम्राज्य की वह जंगली आग, अपनी ही माँ को चुनौती दे रही थी। वह भी उस मेरिसा विरलन को जो साम्राज्य की दूसरी सबसे शक्तिशाली हस्ती है, जिसके सामने खुद एम्प्रेस सेलेस्टिया की माँ भी सीधा टकराव टालती हैं। नोवा चिल्ला रही थी। तुम काया हो? तुम मैट्रियार्क के पद के लायक नहीं हो। अगर तुम कानून की बेड़ियों में बंधी हो तो गद्दी छोड़ दो। अपमान और अधिकार। मजदूर और व्यापारी खौफ से कांप रहे थे। उन्हें लगा कि आज विरलन परिवार का अंत या कोई बड़ा प्रलय निश्चित है। मासेला, जिसकी आंखों से अभी भी खून बह रहा था, चुपचाप घुटनों के बल बैठी रही। वह जानती थी कि इन दो राक्षसों के बीच बोलना मौत को दावत देना है। नोवा ने अपनी माँ को माँ कहना बंद कर दिया और उसे मैट्रियार्क कहकर संबोधित किया। तुम डरती हो। तुम उस बूढ़ी एम्प्रेस के नियमों से डरती हो। हमारे पूर्वज तुम्हें देखकर शर्म से मर जाते। मेरिसा ने आखिरकार अपना मुंह खोला। उसकी आवाज़ में न गुस्सा था न प्यार, सिर्फ एक बर्फीला सन्नाटा था। नोवा, तुम हमेशा की तरह उतावली हो। मुझे तुम पर बहुत निराशा हो रही है। मैं इसलिए नहीं रुकी। मेरिसा के शब्दों ने नोवा के कलेजे को चीर दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं दूसरों की वजह से रुकी हूँ? नोवा, मैंने ये कानून तुम्हारे पैदा होने से पहले तोड़े थे। मुझे किसी एम्प्रेस का डर नहीं है। मेरिसा ने एक कदम आगे बढ़ाया। मैं समुद्र में इसलिए नहीं गई क्योंकि मैं जाना नहीं चाहती थी। नोवा सन रह गई। क्या? मेरिसा ने आगे कहा। रही बात मैट्रियार्क बनने की, तो तुम अभी एक बच्ची हो। घमंडी, बदतमीज और अनुशासनहीन। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। तुम इस गद्दी के योग्य नहीं हो। मेरिसा ने अपने हाथ में दबा हुआ एक मुड़ा तोड़ा पत्र नोवा की ओर उछाल दिया। पत्र नोवा के सीने से टकराकर उसके हाथों में गिरा। राजियल का आखिरी संदेश। नोवा की उंगलियां उस कागज पर कांपने लगीं। उसका सारा गुस्सा, सारा ऑरा एक पल में ठंडा पड़ गया। यह क्या है? नोवा ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। उसने ये पत्र हमारे लिए छोड़ा था, मेरिसा ने ठंडे स्वर में कहा। नोवा की आंखें फटी रह गई। किसने? मेरिसा ने क्षितिज की ओर देखा जहां राजियल का जहाज ओझल हो चुका था। राजियल ने। नोवा का दिमाग सुन्न हो गया। वह पत्र जिसे लेकर राजियल ने उस व्यापारी को डराया था, दरअसल उसकी माँ और बहन के लिए एक जालिया संदेश था। नोवा ने कांपते हाथों से वह पत्र खोला। राजियल की लिखावट में नफरत साफ झलक रही थी। मुझे ये लिखते हुए भी घृणा हो रही है। मैंने ये सब फालतू काम इसलिए किए ताकि तुम लोग मेरे रास्ते का कांटा न बनो। मेरा पीछा करना बंद करो। अब मेरे शरीर में तुम्हारा खून नहीं बचा है, तो अब तुम्हारे पास आने की कोई वजह भी नहीं है। अगर तुम अब भी यह झूठी चिंता दिखा रही हो तो जान लो, मैं तुम दोनों माँ और बहन से अपनी आत्मा की गहराई तक नफरत करता हूँ।
अगली बार अगर हम मिले तो मौत निश्चित है, या तो तुम्हारी या मेरी। अलविदा, उम्मीद है हम दोबारा कभी न मिलें। नोवा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने पत्र को मरोड़कर अपनी स्पेस रिंग में डाल दिया। उसकी हिम्मत कैसे हुई, मुझे मारने की बात करता है। वह बच्चा खुद को समझता क्या है। नोवा ने एक जोरदार छलांग लगाई जिससे डॉक्स का तख्ता टूट गया। वह बैंगनी आग की लकीर बनकर समुद्र की ओर उड़ चली। मेरिसा बनाम नोवा, पलक झपकते ही अंत। राजकुमारी सेलेस्टिया ने देखा कि नोवा आसमान में गायब हो गई। उसने पलक झपकाए और जब वापस मुड़ी तो वह सन रह गई। नोवा, जो अभी अभी दहाड़ते हुए उड़ान भर रही थी, अब मेरिसा के कंधे पर एक टूटी हुई गुड़िया की तरह लटकी हुई थी। उसकी जीभ बाहर निकली थी और वह बेहोश थी। सेलेस्टिया की रूह काम गई। कब? उसने सिर्फ एक सेकंड के लिए अपनी नजरें हटाई थीं। मेरिसा इतनी तेज और शक्तिशाली थी कि नोवा को पता भी नहीं चला कि उस पर कब हमला हुआ। मेरिसा ने शांति से मार्सेला से कहा, इसकी शिक्षा और तमीज पर काम करने की जरूरत है। मार्सेला ने सिर झुकाकर माफी मांगी। अगले ही पल मेरिसा और मार्सेला हवा में गायब हो गए। पीछे अकेली सेलेस्टिया और कांपते हुए व्यापारियों को छोड़ गए। जहाज पर वापस, योगराज का कल्चर शॉक। समुद्र के बीचों बीच योगराज और लेवी राजियल के बारे में बात कर रहे थे, जो पिछले 24 घंटों से सो रहा था। मारिया ने बताया कि राजियल कितना शक्तिशाली है। उसने एरोन ड्रैगनवेवर को पूरी दुनिया के सामने थप्पड़ मारा था। मारिया ने कहा। योगराज का मुंह खुला का खुला रह गया। किसका बेटा? अराबेला ड्रैगनवेवर का। उस पागल औरत का कोई बेटा भी है? किस मूर्ख ने उस आग उगलने वाली औरत से शादी की जुर्रत की? जब मारिया ने बताया कि राजियल ने होली प्रॉमिस का इस्तेमाल किया और सैंटेस सेलिना ने उसे मंजूरी दी, तो योगराज का दिमाग चकरा गया। होली प्रॉमिस, सैंटेस, क्या इस लड़के ने पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रखा है? योगराज का चिल्लाना इतना तेज था कि परिंदे उड़ गए। तभी देख के दूसरे कोने से एक गुस्सैल आवाज आए। कौन है जो मेरे कानों के पास गला फाड़कर चिल्ला रहा है? राजियल अपनी नींद से जाग चुका था। उसकी आंखों में गहरी जलन और चिड़चिड़ापन था। कौन है जो मेरे कानों के पास गला फाड़कर चिल्ला रहा है? राजियल की आवाज ने डेक पर चल रही सारी चर्चाओं को शांत कर दिया। वह अपनी आलसी मुद्रा से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें किसी शिकारी की तरह खुली थीं। उसने अपने कंधे चटकाए और योगराज को घूर कर देखा। योगराज ने अपनी झेप मिटाने के लिए गला साफ किया। कुछ नहीं बच्चे, हम बस कुछ दिलचस्प विषयों पर बात कर रहे थे। राजियल ने उसे छोड़ दिया और जहाज के अगले हिस्से बो की ओर चल पड़ा। वह पहले से ज्यादा शांत और रिलैक्स्ड लग रहा था। शायद ज़ारा के शब्दों ने उसे यह साहस दिया था कि वह अपने कठोर मुखौटे को थोड़ा ढीला कर सके। कितना समय हुआ? राजियल ने पूछा। योगराज ने सूरज की ओर देखा। तुम कल दोपहर को बैठे थे, अब आज की दोपहर है। तुमने पूरा एक दिन यहाँ पड़े पड़े बर्बाद कर दिया। समुद्र का पहला हमला, ब्लैक मार्लिन। योगराज अभी बोल ही रहा था कि अचानक उसकी अंतरात्मा ने खतरे की घंटी बजाई। लड़के, संभल। पर हमला उसकी चेतावनी से भी तेज था। समुद्र की सतह फटी और 100 किलोमीटर घंटा से भी तेज रफ्तार से एक काला, नुकीला भाला पानी से बाहर निकला। इसका निशाना सीधा राजियल का सीना था। बाकी सब जम गए, पर राजियल ने पलक झपकते ही उस भाले को अपने नंगे हाथ से पकड़ लिया। उस पकड़ की शक्ति इतनी जोरदार थी कि पूरे डेक पर हवा का एक बवंडर उठा और जहाज की रेलिंग चटक गई। जब धूल जमी तो देखा कि वह कोई धातु का भाला नहीं, बल्कि एक विशाल मछली ब्लैक मार्लिन की नाकबिल थी। 15 फीट लंबी और 300 किलो वजनी यह मछली राजियल के हाथ में ऐसे फंसी थी जैसे कोई छोटी सी छड़ी हो। वाह, शाबाश लड़के, योगराज उत्साहित होकर पास आया। इसे मारना मत, ये समुद्र का जादुई भला है। परजीवी जहर, पैरासिटिक पॉइजन। राजियल ने उस मछली को घसीटकर डेक के बीच में फेंक दिया। मछली के छटपटाने से पूरा फर्श कांप रहा था। योगराज उसे देखकर अपनी पुरानी यादों में खो गया, पर मारिया की नज़र किसी और चीज़ पर थी। राजियल की हथेली पर एक हरा चिपचिपा पदार्थ लगा था। तुम्हें उसे हाथ से नहीं छूना चाहिए था, मारिया ने गंभीर स्वर में कहा। यह साधारण जहर नहीं है, ये सूक्ष्म परजीवियों माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट्स से बना है। ये तुम्हारी त्वचा के अंदर छेद करके घुसते रहेंगे और हाथ धोने से भी नहीं निकलेंगे। मारिया ने अपना हाथ ऊपर उठाया और हवा की नमी से पानी का एक जादुई गोला बनाया। रुको, मुझे इन्हें साफ करने दो, वरना ये तुम्हारे पूरे शरीर में फैल जाएंगे। वह राजियल की मदद करने के लिए आगे बढ़ी, पर राजियल ने अपनी हथेली को घूरते हुए उसे बीच में ही रोक दिया। कोई ज़रूरत नहीं। राजियल की आवाज़ में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे वह उस जहर के साथ कुछ और ही करने वाला हो। कोई ज़रूरत नहीं। राजियल की आवाज़ ने मारिया को बीच में ही रोक दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, राजियल का बायां हाथ तेजी से ऊपर उठा और उसने अपनी दाईं हथेली की खाल को कलाई से पकड़ लिया। चटाक, किसी कपड़े को फाड़ने जैसी आवाज़ आए। राजियल ने बिना पलक झपकाए अपनी हथेली की पूरी खाल एक झटके में उधेड़ दी। खून का फव्वारा डेक पर छूटा, जिससे लकड़ी का फर्श लाल हो गया। राजियल ने उस जहरीली खाल के टुकड़े को हाथ में लिया और उसे लापरवाही से समुद्र में फेंक दिया। उसके चेहरे पर दर्द का एक निशान तक नहीं था, जैसे उसने अपनी खाल नहीं बल्कि कोई पुराना दस्ताना उतारा हो। डेक पर सन्नाटा छा गया। सिर्फ उस विशाल मछली के तड़पने की हल्की आवाज़ आ रही थी। क्रूरता और पागलपन। योगराज, जिसने अपने जीवन में हजारों कसाई और हत्यारे देखे थे, वह भी सन्न रह गया। दूसरों के प्रति क्रूर होना आसान है, पर खुद के प्रति इतना निर्दयी होना, यह उसे विचलित कर गया। मारिया की आंखों में गुस्सा और अविश्वास था। तुम अपने साथ इतने क्रूर क्यों हो? उसने चिल्लाकर पूछा। तुमने अपनी खाल ऐसे खींच ली जैसे वह कुछ भी न हो।
क्यों? राजियल ने अपनी खून से सनी हथेली को देखा, जहां काली हड्डियां साफ दिख रही थीं और नया मांस धागों की तरह बुन रहा था। उसकी रीजनरेशन शक्ति काम कर रही थी। ये सबसे आसान और तेज तरीका था, राजियल ने सपाट स्वर में जवाब दिया। मारिया का तर्क, तुम मूर्ख हो। मारिया का गुस्सा सातवें आसमान पर था। पर मैं तुम्हें ठीक कर सकती थी। मैंने कहा था, अपनी खाल उधेड़ने की कोई वजह नहीं थी। राजियल ने कंधे उचकाए। तुम्हारी जादुई चिकित्सा में बहुत समय लगता। मैं इतनी छोटी सी चीज पर वक्त बर्बाद क्यों करूं? वक्त बर्बाद? मारिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सिर्फ थोड़ा सा वक्त बचाने के लिए तुम इतना दर्द सह रहे हो? क्या तुम पागल हो? तुम किस चीज के पीछे इतना भाग रहे हो कि तुम्हें अपनी परवाह तक नहीं है? अरोरा ने भी घृणा से राजियल को देखा। मैं ऐसा कभी नहीं करती। ये घिनौना है। मारिया ने एक तीखा उदाहरण दिया। ये वैसा ही है जैसे तुम्हारी आंखों में धूल चली जाए और तुम साफ करने के बजाय अपनी आंखें बाहर निकाल लो और धोकर वापस लगा लो। इसमें कोई समझदारी नहीं है। ये पूरी तरह मूर्खता है। राजियल ने सिर्फ इतना पूछा, क्यों नहीं? इस एक सवाल ने मारिया के सब्र का बांध तोड़ दिया। उसने अपना सिर पकड़ लिया और बुदबुदाते हुए मुड़ गई। ठीक है, भाड़ में जाओ। तुम पत्थर हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। दिमाग से पैदल लोगों के साथ तर्क करना ही मेरी गलती है। योगराज का हस्तक्षेप। योगराज ने इस बहस को खत्म करने के लिए अपना ध्यान मछली की ओर मोड़ा। वह समझ गया था कि राजियल के अंदर कुछ बहुत गहरा टूटा हुआ है, जो उसे अपनी तकलीफों के प्रति सुन्न बना देता है। ठीक है, अब ये बकवास बंद करो, योगराज ने अपनी भारी आवाज में कहा। वह मछली के पास गया और अपने लोहे जैसे हाथों से उसे डेक पर दबा दिया। मछली ने आखिरी बार तड़पने की कोशिश की, पर योगराज की पकड़ के सामने वह बेबस थी। योगराज ने अपना विशाल हाथ उस मछली के शरीर पर रखा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर कुछ अप्राकृतिक हुआ। मछली का शरीर ऐसे झटके खाने लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसकी मांसपेशियों में एक लहर उठी और योगराज की हथेली के नीचे का मांस पिचकने लगा, जैसे कोई अदृश्य नली उससे उसकी जान खींच रही हो। मछली की आंखें सफेद पड़ गईं और वह एक पल में बेजान हो गई। लेवी और मारिया दंग रह गए। कोई घाव नहीं, कोई खून नहीं, फिर भी मछली मर गई। मारिया ने महसूस किया कि योगराज ने उसके शरीर से कुछ खींच लिया है। योगराज ने एक गहरी सांस ली, जैसे उसके फेफड़ों की क्षमता दोगुनी हो गई हो। प्राचीन रहस्य का खुलासा। तो राजियल ने अपनी शांति भंग की। यही वह क्षमता है जो तुम्हें मिली है। योगराज ने चौंक कर उसे देखा। तुम्हें दिव्य वरदान, डिवाइन बूंद के बारे में पता है, तो मुझे लगा तुम्हें मेरी इस क्षमता का भी अंदाजा होगा। राजियल ने रहस्यमयी अंदाज में बताया कि कैसे प्राचीन समय में योगराज के एक पूर्वज ने सृष्टि के देवता वरेट को इतना खुश किया था कि देवता ने उन्हें एक वरदान मांगने को कहा। पूर्वज ने दो चीजें मांगी, अमरता और एक ऐसी क्षमता जो उनके व्यक्तित्व के लिए सबसे उपयुक्त हो। मारिया और लेवी के लिए ये सब किसी बकवास जैसा था। वारेत, सृष्टि का देवता, उन्होंने पिलर फैमिली का होने के बावजूद कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था। हमें मारा नहीं जा सकता, योगराज ने स्पष्ट किया। हम अमर इमॉर्टल नहीं हैं। हमारा समय भी खत्म होता है, पर अंतर यह है कि हमें पता होता है कि हमारी मौत कब है। लेकिन उस समय के आने तक हमें मारा नहीं जा सकता। वी कैन नॉट बी किल्ड। मारिया को अब समझ आया। तो इसीलिए एम्प्रेस ने तुम्हें नहीं मारा। उसने तुम्हें इटर्नल होल्ड में सिर्फ कैद किया क्योंकि वह तुम्हारी जान नहीं ले सकती थी। योगराज ने कंधा उचकाया। हाँ, वह बस मुझे कैद कर सकती थी, मार नहीं। ये सुनकर लेवी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जैसे वह कुछ बहुत गहरा सोच रहा हो। अरोरा शांत रही, पर उसकी आंखों में अपने पिता के रहस्य को लेकर गंभीरता थी। परफेक्ट फिट क्षमता। योगराज ने बताया कि उसके परिवार में हर बच्चा अपनी एक विशेष क्षमता के साथ पैदा होता है, जो उसकी आत्मा के लिए परफेक्ट फिट होती है। उसने अभी अभी उस मछली से उसकी प्राण ऊर्जा वाइटालिटी खींच ली थी। राजियल ने सब कुछ ऐसे सुना जैसे उसे पहले से पता हो। उसने अपनी ठुड्डी सहलाई और योगराज की आंखों में झांक कर वह सवाल पूछा जिसे मारिया और लेवी सुनने को बेताब थे। तो तुम्हारी वह खास क्षमता क्या है, योगराज? तो तुम्हारे पास कौन सी क्षमता है? राजियल ने शांति से पूछा, जैसे उसे पहले से ही जवाब का अंदाजा हो। योगराज की आंखों में एक अजीब चमक आए। मैं किसी भी जीव से उसकी क्षमता छीन सकता हूँ। एक जीव से सिर्फ एक क्षमता, और एक बार मैंने उसे खींच लिया। उसने उस मरी हुई मछली की ओर देखा। तो वह मर जाता है। योगराज ने बताया कि उसने मछली से पानी के नीचे सांस लेने की शक्ति ली है, पर अगली बार वह उसकी रफ्तार लेना चाहेगा। मारिया ये सुनकर लगभग कांप रही थी। ये बकवास है। कोई किसी की शक्तियां कैसे सोख सकता है? ये किसी शराबी किस्सागो की कहानी जैसा लग रहा है। पर उसकी आंखें सच देख रही थीं, बिना किसी घाव के मरी हुई वह मछली। बेटी का श्राप। मारिया ने अरोरा की ओर इशारा किया। तो क्या तुम्हारी बेटी के पास भी ऐसी ही कोई शक्ति है? और क्या वह भी अमर इमॉर्टल है? अरोरा ये सुनकर पत्थर बन गई। अमरता शब्द उसके सीने में कांटे की तरह चुभा। योगराज ने भी उत्सुकता से पूछा, हाँ बेटी, तुम्हारी क्षमता क्या है? मुझे कभी पूछने का मौका ही नहीं मिला। अरोरा ने नफरत भरी नजरों से अपने पिता को देखा। देवता की दी हुई हर शक्ति ताकतवर नहीं होती, वह सिर्फ उस इंसान के व्यक्तित्व के हिसाब से होती है। उसने अपनी हथेली खोली और अपना सूरजमुखी हेयर पिन दिखाया। अचानक उस निर्जीव पिन पर एक चेहरा उभर आया, आंखें, भौहें और एक शरारती मुस्कान। पिन हिलने लगा जैसे वह जीवित हो। मैं निर्जीव वस्तुओं को भावनाएं, इमोशंस दे सकती हूँ, अरोरा ने फीके स्वर में कहा। लेवी और मारिया दंग रह गए, पर लेवी के मन में कुछ और ही चल रहा था। तुम भाग्यशाली हो, अरोरा। लेवी अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया। तो फिर तुम इतनी दुखी क्यों हो? तुम्हारे पास वह सब है जिसके लिए लोग जान दे सकते हैं।
तुम अमर हो, तुम अपना दिल भी बाहर निकाल लो तब भी तुम जीवित रहोगी। मैं नहीं रहूंगा, तुम भाग्यशाली हो और तुम इस पर थूक रही हो। अरोरा का सब्र टूट गया, उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा एक साथ आ गए। सीमित समय की अमरता, यह कोई वरदान नहीं है। वह चिल्लाई, उसने योगराज की ओर उंगली उठाई। वे भाग्यशाली हैं, तुम भाग्यशाली हो, पर मैं नहीं, मैं श्रापित कर्स्ट हूँ। और यह सब इनकी वजह से है। पूरी डेक पर सन्नाटा छा गया। योगराज का चेहरा शर्म से झुक गया। उसने अपना हाथ अपने चेहरे पर फेरा जैसे वह उस सच को मिटाना चाहता हो। इसीलिए मैं कभी बच्चे नहीं चाहता था, यह एक गलती थी, मेरा यकीन करो। वरदान की कीमत, अरोरा ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, काश आपने कभी बच्चा न किया होता, क्योंकि अब आपकी वजह से मैं इस नियति का बोझ उठाऊंगी। आपने परिणाम जानते हुए भी मुझे इस दुनिया में लाया। वह मुड़ी और तेज कदमों से दूर जाने लगी। योगराज उसके पीछे भागा। बेटी, मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें सब समझाया था। वह पलक झपकते ही उसके सामने पहुंच गया, पर अरोरा ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई अजनबी हो। लेवी ने हाथ बांधकर सिर हिलाया। उसे लगा अरोरा कृतघ्न अनग्रेटफुल है, पर राजियल चुपचाप सब देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि यह दिव्य आशीर्वाद ऊपर से चमकता है, पर इसकी जड़ें खून और आंसुओं से सींची गई हैं। राजियल ने मन ही मन सोचा, कभी भी आशीर्वादों पर भरोसा मत करो, क्योंकि अंत में उनकी कीमत चुकाना भारी पड़ता है, और अक्सर बच्चा ही अपने पिता के पापों की कीमत चुकाता है। तो क्या तुम लोगों ने अभी तक कुछ खाया? राजियल ने अचानक पूछा। उसकी आवाज़ सपाट थी, पर लहजा अनपेक्षित रूप से सामान्य था। लेवी चौंक गया। अभी कुछ समय पहले तक जहाज पर नफरत और तनाव का माहौल था, और अब वे एक गोल मेज पर साथ बैठे थे। लेवी ने झिझकते हुए बताया कि मारिया ने अपनी स्टोरेज रिंग से कुछ खाना निकाला था। मारिया, जो अपनी पूरी शिष्टता और घमंड के साथ बैठी थी, तुनक कर बोली, वह खाना घटिया और बेस्वाद था। मैं वैसा कचरा कभी नहीं खाती। राजियल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मेज के नीचे अपनी परछाई में हाथ डाला और एक चमकदार ताज़ा सेब निकालकर लेवी के सामने रख दिया। मेरे पास भी खाना है, कमी पड़े तो मांग लेना, राजियल ने शांति से कहा। मारिया ने ताना मारा, सिर्फ सेब? 20 दिनों तक? क्या ये तुम्हारा मील प्लान है? राजियल ने उसे सादे अंदाज में देखा। हाँ, मुझे ये पसंद है। राजियल का बदलाव और वह मुलाकात। मेज पर सन्नाटा छा गया। लेवी ने गौर किया कि राजियल के चेहरे पर एक अजीब सी शांति है। तुम कुछ बदले हुए लग रहे हो राजियल, क्या कुछ हुआ है? मारिया ने भी गौर किया, और तभी उसने वह देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, राजियल के होठों पर एक हल्की सी असली मुस्कान। यह उसका कोई क्रूर मजाक नहीं था, ये कुछ गर्म वार्म एहसास जैसा था। मैं किसी से मिला था, राजियल ने धीमी आवाज में कहा। उसने मुझे कुछ सिखाया। लेवी और मारिया एक दूसरे को देखने लगे। कब? वह तो पूरे समय सो रहा था। उसने तुम्हें क्या सिखाया? लेवी ने उत्सुकता से पूछा। राजियल की आंखों में गहराई थी। उसका जवाब छोटा पर भारी था, सब कुछ। लेवी की स्पेशल ट्रेनिंग। राजियल अचानक कुर्सी से उठा। लेवी, खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें लड़ना सिखाऊंगा। लेवी हड़बड़ा गया। लड़ना? पर मेरी शारीरिक शक्ति बहुत कम है, मैं सिर्फ अलूजन में अच्छा हूँ। क्या आप मुझे दिमागी कला माइंड स्किल्स नहीं सिखाएंगे? राजियल ने उसे बीच में ही काट दिया। नहीं, पहले शारीरिक लड़ाई, सर्वाइवल के लिए यह जरूरी है। राजियल ने लेवी के चारों ओर घूमते हुए कहा, अगर तुम्हारी ओर कोई पत्थर फेंके तो क्या तुम उसे इल्यूजन से रोकोगे? अगर हमला तुम्हारी जादुई चाल से तेज हुआ तो तुम मारे जाओगे। मेरी 11 साल की उम्र का स्वरूप तुम जैसे 10 लोगों को बिना किसी जादू के हरा सकता था। ताकत ही सर्वाइवल नहीं है, इरादा इंटेंट भी है। लेवी ने हार मानते हुए हाथ खड़े कर दिए। ठीक है, पर ज्यादा उम्मीद मत रखना। मारिया एक तरफ बैठकर मजे लेने लगी। उसने सोचा कि यह ड्रामा काफी मनोरंजक होने वाला है। योगराज और अरोरा भी अपनी ट्रेनिंग रोककर राजियल और लेवी के इस नए गुरु चेले वाले रिश्ते को देख रहे थे। ट्रेनिंग शुरू हुए 5 मिनट ही हुए थे। राजियल ने लेवी को एक ऐसी चीज दिखाने का फैसला किया जो शारीरिक रूप से कमजोर लोगों के लिए वरदान थी। अपना हाथ आगे बढ़ाओ, राजियल ने सपाट स्वर में कहा। कोशिश करो कि मैं तुम्हारे हाथ को नीचे न दबा सकूं। इसे जितना हो सके कड़ा हार्डन कर लो। लेवी ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसकी नसें तंग गईं और हाथ लोहे जैसा सख्त हो गया। राजियल ने धीरे से अपनी हथेली लेवी की कलाई पर रखी। बिना किसी ताकत के लेवी का हाथ ऐसे गिरा जैसे उसमें हड्डियां ही ना हों। फिर से, राजियल ने कहा, पर इस बार हाथ को ढीला, रिलैक्स छोड़ दो, मुट्ठी मत बांधो। लेवी को लगा यह मजाक है, पर उसने वैसा ही किया। इस बार जब राजियल ने दबाव डाला तो लेवी का हाथ नहीं गिरा। वह थ्रिलर वाइब्रेशन के साथ अपनी जगह पर टिका रहा। यही फर्क है, राजियल ने समझाया। मांसपेशियां मसल्स धीमी होती हैं, उन्हें दिमाग से आदेश चाहिए, पर फासिया फेशिया संयोजी ऊतक मांसपेशियों से तेज प्रतिक्रिया देते हैं। लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं, तकनीक से जीती जाती है। एक कमजोर मुक्का भी अगर सही कोण, एंगल और तकनीक से मारा जाए तो वह जानलेवा हो सकता है। 2 दिग्गजों का टकराव। तभी योगराज हंसते हुए आगे आया। क्या मैं इसे ट्रेन करूं? मेरा अनुभव तुमसे कहीं ज्यादा है, लड़के। राजियल ने मुड़कर भी नहीं देखा। जरूरत नहीं है, तुम्हारी तकनीकें मेरे मुकाबले बहुत पीछे, इन्फीरियर हैं। पूरे डेक पर सन्नाटा छा गया। योगराज का चेहरा गुस्से से तन गया। पीछे? लड़के, मैंने अपनी पूरी जिंदगी युद्ध के मैदानों में बिताई है। मेरी उम्र जितनी तुम्हारी है उससे कहीं ज्यादा साल मैंने सिर्फ अभ्यास में लगाए हैं। मैं तलवार के चलने की आवाज से उसकी काट बता सकता हूँ। मेरा अनुभव अपार है। राजियल ने शांति से उसकी आंखों में झांका। तुम हजारों बार मौत के करीब ऑलमोस्ट डाइट पहुंचे होगे योगराज।
पर मैं लाखों बार मर चुका हूँ। आई हैव डाइड मिलियंस ऑफ टाइम्स। सन्नाटा और कड़वाहट। राजियल के इस खुलासे ने सबको सुन्न कर दिया। लेवी का गला सूख गया और मारिया का कांटा उसके हाथ में ही रुक गया। योगराज को लगा कि राजियल सिर्फ फेंक रहा है, पर राजियल की आंखों में वह सच्चाई थी जो सिर्फ हजारों बार मरने और फिर से जीवित होने वाले सिस्टम लूप्स के पास हो सकती थी। लेवी ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। अरे क्यों ना आप दोनों मुझे साथ में सिखाएं। पर जैसे ही राजियल और योगराज की शिकारी जैसी नजरें लेवी पर पड़ी, वह 2 कदम पीछे हट गया। मैंने कुछ नहीं कहा, सॉरी। मारिया एक तरफ बैठकर अपनी मेज पर शालीनता से खाना खा रही थी। उसे ये सब मूर्खतापूर्ण लग रहा था, पर वह इस तमाशे का मजा ले रही थी। 2 कुत्ते अपनी श्रेष्ठता के लिए लड़ रहे हैं, कितना मनोरंजक है, उसने मन ही मन सोचा। योगराज ने अपनी कंधों की हड्डियां चटकाते हुए एक शरारती मुस्कान दी। देखना चाहते हो कि कौन ज्यादा कुशल है? तो आ जाओ, उसने राजियल को खुली चुनौती दी। राजियल ने शांति से मना कर दिया। नहीं, हम एक जहाज पर खड़े हैं। अगर हम अपनी पूरी ताकत से लड़े तो ये जहाज चंद लम्हों में मलबे में बदल जाएगा। ये पूरी तरह अर्थहीन होगा। योगराज ने हार नहीं मानी। मैं अपनी ताकत एक सामान्य इंसान के स्तर तक सीमित रखूंगा। तुम भी वही करो, सिर्फ शुद्ध कौशल स्किल का मुकाबला। मैं अपनी अमरता का भी फायदा नहीं उठाऊंगा। मंजूर है। राजियल ने एक लंबी सांस ली और आखिरकार मान गया। वह खुद भी अपनी कॉम्बैट स्किल्स का परीक्षण करना चाहता था। सिस्टम के ट्रेनिंग ग्राउंड में उस हथियार मास्टर एस रैंक महिला के खिलाफ हजारों बार लड़ने के बाद वह देखना चाहता था कि वह कहाँ खड़ा है। युद्ध तकनीक बनाम अनुभव। लेवी डर के मारे पीछे हट गया। राजियल ने अपनी परछाई से एक काली तलवार शैडो स्वॉर्ड बनाई। योगराज ने अपनी मुद्रा स्टांस ली। सैकड़ों सालों के युद्ध का अनुभव उसकी आंखों में झलक रहा था। योगराज एक धुंध ब्लर की तरह आगे बढ़ा। उसने घूमकर राजियल के सिर पर एक शक्तिशाली लात स्वीप किक मारी। उसकी रफ्तार सामान्य इंसान के लिए बहुत ज्यादा थी, पर राजियल हिला तक नहीं। इतनी बड़ी खामी, बूढ़े आदमी, राजियल ने शांति से कहा। इससे पहले कि योगराज की लात उसे छूती, राजियल ने अपना पैर ऊपर उठाया और सीधा योगराज के प्राइवेट पार्ट्स ग्रोइन पर निशाना साधा। यह एक अत्यंत क्रूर और गंदा वार था। योगराज चौंक गया। उसने अपना पैर नीचे खींचा, पर तब तक राजियल का हाथ तेजी से ऊपर आया और उसने योगराज का टखना पकड़ लिया। धप! राजियल ने योगराज के पैर को झटके से छोड़ा और उसी क्षण एक लात मारी, जिससे योगराज हवा में उछल गया। योगराज ने हवा में ही खुद को संतुलित किया और बिना किसी शोर के डेक पर उतरा। पानी जैसी गति। अगर मैं लात की जगह तलवार इस्तेमाल करता, राजियल ने ठंडे स्वर में कहा, तो तुम वहीं 2 टुकड़ों में कट चुके होते। योगराज को गुस्सा आया। उसने एक के बाद एक घूंसों और वारों की बौछार कर दी। पर राजियल पत्थर की तरह खड़ा नहीं रहा, वह पानी की तरह बहने लगा। वह शरीर को सिर्फ इतना मोड़ता कि घूंसा उसके पास से गुजर जाए। उसकी सुनने की शक्ति और रिफ्लेक्स इतने तेज थे कि उसे योगराज के वार से पहले ही पता चल जाता कि हमला कहाँ होगा। कुछ ही मिनटों में योगराज हवा में हाथ पैर मारता रह गया और अंत में फर्श पर जा गिरा। तीसरी बार योगराज ने आसमान की ओर देखते हुए फुसफुसाया। वह गुस्सा नहीं था, वह हैरान था। वह एक अमर योद्धा था, पर यहाँ एक 16 साल का लड़का उसके साथ किसी बच्चे की तरह खेल रहा था। अदृश्य तलवारबाजी। मारिया ने अपना खाना बीच में ही रोक दिया। उसकी आंखें अविश्वास से फटी हुई थीं। उसने कभी किसी को इतना सहजता से लड़ते नहीं देखा था। अब अपनी तलवार चलाओ, योगराज ने खड़ा होकर चुनौती दी। अपनी पूरी ताकत दिखाओ। राजियल आगे बढ़ा। उसकी गति अब इंसानी समझ से बाहर थी। वह अचानक योगराज के सामने प्रकट हुआ। उसकी छाया की तलवार हवा में एक काले चाप आग की तरह घूमी। योगराज ने बचने की कोशिश की, पर तलवार की गति किसी लहर की तरह मुड़ गई और उसके सीने पर एक गहरा घाव दे गई। शट! खून की एक पतली लकीर डेक पर गिरी। योगराज ने अपने घाव को छुआ। उसे समझ नहीं आया कि राजियल ने यह वार कैसे किया। उसने अपनी जिंदगी में हजारों तलवारबाजी की शैलियां देखी थी, पर ये कुछ और ही था। ये किसी नियम को नहीं मानता था। राजियल का हमला रुका नहीं। वह किसी साए की तरह बह रहा था, असंभव कोनों से वार, कभी पीछे झुकते हुए ऊपर की ओर स्लाइस, तो कभी घूमते हुए नीचे से प्रहार। ये तलवारबाजी की कोई पारंपरिक शैली नहीं थी, ये एक स्वच्छंद फॉर्मलिस्ट से भी परे कुछ था। योगराज ने हर मुमकिन कोशिश की, बचने की, वार रोकने की और पलटवार की, पर राजियल की छाया तलवार किसी तरल साए की तरह उसके हर कदम का पीछा कर रही थी। 2 मिनट बाद राजियल रुक गया। उसकी तलवार हवा में विलीन हो गई। योगराज हाँफ रहा था। उसका सीना सैकड़ों कट से भरा था। तुम हार चुके हो, बूढ़े आदमी, राजियल ने सपाट स्वर में कहा। अगर मैं चाहता तो हजारों बार तुम्हारी जान ले चुका होता। योगराज ने एक लंबी सांस ली। मेरा कौशल सच में तुम्हारे सामने तुच्छ है। उसने अपनी हार स्वीकार की, पर उसकी आंखों में दर्द नहीं, बल्कि घोर आश्चर्य था। खून से उकेरी गई तस्वीर। लेवी अचानक चिल्लाया, वो देखो! योगराज का सीना। अरोरा और मारिया भी करीब आए। योगराज ने जब नीचे देखा तो उसके होश उड़ गए। राजियल ने सिर्फ वार नहीं किए थे, उसने योगराज के शरीर को एक कैनवास की तरह इस्तेमाल किया था। सैकड़ों महीन और सटीक चीरों ने मिलकर योगराज के सीने पर एक चेहरा बना दिया था। ये चेहरा इतना जीवंत और बारीक था कि अरोरा फुसफुसाए, मुझे नहीं पता था कि कोई तलवार से इतनी सुंदर तस्वीर बना सकता है, वो भी इतनी रफ्तार से लड़ते हुए। हर बाल की लकीर, आंखों की गहराई और चेहरे का भाव, सब कुछ परफेक्ट था। योगराज खुद भी स्तब्ध था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसने राजियल को देखा और कहा, अगर तुम्हारे बाल सफ़ेद और आंखें काली न होती तो मैं तुम्हें विरलेंट समझता, क्योंकि ऐसी प्रतिभा सिर्फ उसी खून में हो सकती है। मारिया का गुस्सा और पहेली। तस्वीर किसकी थी? वह मारिया का चेहरा था।
मारिया खामोश खड़ी थी, उसकी एक्वा ब्लू आंखें उस तस्वीर पर जमी थीं। राजियल ने बिना उसकी अनुमति के योगराज के सीने पर उसका चेहरा उकेर दिया था। वह ऊपर से चिड़ी हुई दिख रही थी, पर अंदर से वह भी उस कौशल की कायल हो गई थी। वह तस्वीर वाकई बेमिसाल थी। योगराज खिलखिलाकर हंसा, इतनी सुंदर कलाकृति को मिटाना दुखद है, पर मैं किसी और का चेहरा अपने सीने पर लेकर नहीं घूम सकता। तभी मारिया ने अपने हाथ से पानी की एक तेज बौछार प्रेशर स्प्रे छोड़ी, जिसने योगराज के सीने से सारा खून साफ कर दिया। उसकी हड्डियां और मांसपेशियां खुद को हील करने लगी और वह तस्वीर धीरे धीरे गायब हो गई। योगराज ने मारिया की ओर एक शरारती नज़रों से देखा और फिर राजियल की ओर। मारिया ने उसे एक जानलेवा लुक दिया, पर राजियल हमेशा की तरह शांत था, जैसे उसे किसी की भावनाओं से कोई सरोकार न हो। हे सर, लेवी ने योगराज के कान के पास झुककर फुसफुसाते हुए कहा, आपको राजियल के सामने विरलन नाम नहीं लेना चाहिए। योगराज ने अपनी तेज आवाज में पूछा, क्यों? लेवी का गला सूख गया। वह राजियल के गुस्से से बचने की कोशिश कर रहा था, पर यह बूढ़ा आदमी डॉग्स पर ढोल बजाने जैसा था। राजियल ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखें शांत पर खतरनाक थीं। लेवी शायद इसलिए फुसफुसा रहा है क्योंकि मैं एक विरलन था। पहले राजियल ने स्पष्ट किया कि उसे विरलन नाम सुनने से कोई परहेज नहीं है और न ही यह उसके लिए शर्म की बात है। पर इसे छिपाओ मत, ऐसा मत दिखाओ कि मुझे ये सुनकर दुख होगा। मैं इतना कमजोर नहीं हूँ। शुद्ध रक्त और संदेह। योगराज की उत्सुकता बढ़ गई। उसने राजियल को ऊपर से नीचे तक देखा। तो तुम विरलन हो? मुझे लगा तुम किसी दूर की शाखा कोलैटरल लाइन से होगे। तुम्हारे पास उनके लक्षण नहीं हैं, न बैंगनी बाल न बैंगनी आंखें। शायद किसी बाहरी खून ने तुम्हारे विरलन अंश को दबा दिया होगा। राजियल ने बिना पलक झपकाए कहा, नहीं, मैं प्रथम रैंक वाले विरलन का बेटा हूँ। सीधी और शुद्ध वंशावली। पूरे जहाज पर सन्नाटा छा गया। योगराज की आंखें फटी रह गईं। क्या मेरे सा विरलन का बेटा? अरोरा के हाथ से उसका पस छूटते छूटते बचा। उसकी गुलाबी आंखें खौफ से भर गईं। तो यह वही है, साम्राज्य का वह कलंक, वह बलात्कारी जिसकी चर्चा हर अखबार में थी। अरोरा ने अनजाने में 2 कदम पीछे खींच लिए। उसे एहसास हुआ कि वह साम्राज्य के सबसे बड़े अपराधी के साथ एक छोटे से जहाज पर बीच समुद्र में है। मारिया और लेवी ने अरोरा के चेहरे पर उड़ती हवाइयां देख लीं। मारिया को उस पर दया आए, आखिर वह खुद भी राजियल के अतीत से नफरत करती थी। मेरिसा का अतीत। योगराज पुरानी यादों में खो गया। तो तुम मेरिसा के बेटे हो? मुझे कभी नहीं लगा था कि वह अपने परिवार की शुद्धता वाली परंपरा को निभाएगी और शादी करेगी। वह तो आज़ाद पंछी थी। राजियल की आवाज़ ठंडी हो गई। तुम उसे जानते थे? हाँ, वह मेरी तरह थी, आज़ाद और निडर। योगराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए। राजियल की आंखों में बिजली सी कौंधी। बूढ़े आदमी, अपनी जुबान अपने काम तक सीमित रखो। योगराज ने हार मानते हुए हाथ खड़े कर दिए, पर उसका अगला सवाल और भी तीखा था। पर फिर भी, विरलन खून होने के बाद भी तुम ऐसे क्यों दिखते हो? क्या तुमने अपना रूप बदलने के लिए किसी मायावी तकनीक इल्यूजन का इस्तेमाल किया है? राजियल ने झूठ बोल दिया, हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। मारिया और लेवी मन ही मन हंसे, क्योंकि वे जानते थे कि राजियल ने तकनीक का नहीं बल्कि खंजर का इस्तेमाल करके अपना खून शरीर से बाहर फेंक दिया था। वह आ रही होगी। अचानक योगराज के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। वह चौंक कर चिल्लाया, ओह नहीं, अगर तुम सच में मेरिसा के बेटे हो तो वह तुम्हें वापस ले जाने के लिए नरक तक का पीछा करेगी। वह अभी भी यहीं कहीं होगी। योगराज को डर था कि मेरिसा जैसी पागल और शक्तिशाली औरत अगर यहाँ पहुंच गई तो समुद्र में प्रलय आ जाएगा। योगराज का चेहरा डर से काला पड़ गया। अगर तुम मेरिसा के बेटे हो तो वह तुम्हें वापस ले जाने के लिए नरक तक आएगी। क्या तुमने यहाँ आने की इजाजत ली थी? विरलन किसी कानून को नहीं मानते, लड़के। योगराज को लगा कि वह भी इस मुसीबत में फंस गया है। वह इतना डर गया कि एक पल के लिए उसने अरोरा को लेकर जहाज से कूदने तक का सोच लिया, पर राजियल ने उसे शांति से टोक दिया। चिंता मत करो, वह मेरे पीछे नहीं आएगी। मैंने उस समस्या का समाधान कर दिया है। पिता मर चुके हैं। योगराज ने घबराते हुए पूछा, अगर वह नहीं आएगी तो तुम्हारा बाप तो आएगा। वह भी तो विरलन है। राजियल ने इतनी सहजता से जवाब दिया कि डेक पर सन्नाटा छा गया। नहीं, वह मर चुका है। योगराज का मुंह खुला का खुला रह गया। मर गया? उसे किसने मारा? एम्प्रेस ने या किसी देवता ने? राजियल का स्वर सपाट था। उसकी पत्नी ने। योगराज की चीख निकल गई। क्या मेरिसा ने अपने ही पति को मार दिया? क्यों? राजियल ने ऐसे कहा जैसे ये कोई मामूली बात हो, क्योंकि वह उसका भाई था। योगराज पत्थर बन गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेरिसा ने शादी के बाद ये कदम क्यों उठाया, जबकि विरलन परिवार में यह शुद्धता की परंपरा सदियों से चली आ रही थी। विरलन प्योरिटी का सच। योगराज ने बाल नोचते हुए राजियल को उंगली दिखाई। तो अब तुम ही वारिस हो। क्या तुम भी अपनी बहन से शादी करोगे परंपरा निभाने के लिए? लेवी और मारिया ये सुनकर लगभग अपनी ड्रिंक पर घुट गए। राजियल ने बड़ी मासूमियत से पूछा, नहीं, मैं उससे शादी क्यों करूंगा? योगराज चिल्लाया, खानदान की शुद्धता के लिए। विरलन पीढ़ियों से यही कर रहे हैं। राजियल ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई नादान बच्चा हो। मुझे परंपरा का पता है, बूढ़े आदमी, पर परंपरा में कहीं नहीं लिखा कि शादी अपनी बहन से करनी है। योगराज कंफ्यूज हो गया। तो शुद्ध वंशावली कैसे जारी रहेगी? राजियल ने समझाया, हर विरलन को अपनी पसंद के इंसान से शादी करने का हक है। रक्त की शुद्धता एक अलग अनुष्ठान रिचुअल है, शादी नहीं। शादी प्यार और चुनाव के बारे में है। वंशावली वैसे भी जारी रहती है। सब पागल हैं। योगराज का दिमाग चकरा गया।
तो तुम्हारा मतलब है वे अपनी बहन के साथ वंश बढ़ाएंगे पर शादी किसी और से करेंगे? राजियल ने साधु जैसी शांति से सिर हिलाया। योगराज दहाड़ा, ये क्या बकवास है? वह अपना सिर पकड़कर बैठ गया। मैंने अपनी जिंदगी में लोगों को आशीर्वाद के लिए बकरियों से शादी करते देखा है, पर तुम विरेलिन सबसे बड़े पागल हो। राजियल ने शांति से कहा, मुझे उस शुद्धता की परवाह नहीं है। मैंने उन्हें वो दे दिया है जो उन्हें चाहिए था, अपना खून निकालकर। अब वे हमारा पीछा नहीं करेंगे। योगराज ने मेरिसा की तरह राजियल को भी पागल घोषित कर दिया। ये लड़का या तो इसकी बुद्धि इटर्नल होल्ड में सड़ गई है या ये पैदा ही ऐसा हुआ था। मैं पागल नहीं हूँ, ये पूरी दुनिया ही पागल है। राजियल ने योगराज के ड्रामे को देखते हुए ठंडे स्वर में पूछा, तुम इतना डरे क्यों हो? अगर वह आई भी तो ज्यादा से ज्यादा मुझे वापस ले जाएगी। तुम्हारी बातों से तो लगता था कि तुम्हारे रिश्ते उससे अच्छे थे, पर अब तुम ऐसे काम रहे हो जैसे वह तुम्हें जिंदा भून देगी। योगराज ने कड़वाहट से कहा, अच्छे रिश्ते? क्या बकवास है। वह औरत वजह है कि मुझे अटलांटिस से घसीटकर 30 साल के लिए इटर्नल होल्ड में डाल दिया गया। ये सुनकर राजियल के साथ साथ मारिया, लेवी और अरोरा के कान भी खड़े हो गए। सिर्फ एक नमस्ते की कीमत? योगराज ने अपनी त्रासदी सुनानी शुरू की। 30 साल पहले मैं अटलांटिस में आज़ादी का मजा ले रहा था। तभी तुम्हारी माँ लेडी मेरिसा वहां टहलते हुए आईं। मुझे लगा चलो एक और महान अपराधी मिल गई। मैं खुश होकर उसके पास गया और सिर्फ नमस्ते हाय कहा। अरोरा ने अपना सिर पकड़ लिया। मारिया को समझ आ गया कि आगे क्या होने वाला है। और उसने क्या किया? योगराज दहाड़ा, नमस्ते का जवाब दिया। नहीं, उसने मुझे एक लात मारी, बिना किसी बात के। मुझे लगा ये कोई शक्तिशाली महिला की परीक्षा है, तो मैंने उसे अपने साथ समुद्र घूमने का ऑफर दे दिया। लेवी ने फुसफुसाते हुए कहा, इस आदमी को अपनी जान प्यारी नहीं है। अपमान और नग्न परेड। योगराज ने आगे बताया, उसके बाद जो हुआ वह नरक था। उसने मुझे हजारों बार मारा। मैं अमर था, पर हजारों बार मरना किसी टॉर्चर से कम नहीं है। उसने अपनी उस बैंगनी आग से मेरे सारे कपड़े जला दिए और मुझे पूरी तरह नग्न नेकेड करके अटलांटिस से बाहर घसीटा। राजियल का चेहरा अभी भी भावहीन था। वह मुझे साम्राज्य के मुख्य द्वार तक ले गई। सड़कों पर भीड़ खड़ी थी, लोग मुझ पर हंस रहे थे, थूक रहे थे, और मैं वहां बिना कपड़ों के मेरी इज्जत का कचरा हो गया। फिर वह मुझे एम्प्रेस के पास ले गई और मेरी मौत की मांग की। जब एम्प्रेस मुझे नहीं मार पाई तो उसने मुझसे माफ़ी मांगने को कहा, पर मैंने मना कर दिया। नमस्ते कहने के लिए कैसी माफ़ी? योगराज ने रोने का नाटक करते हुए कहा, न झुकने की वजह से मुझे 30 साल के लिए कैद कर दिया गया। तो अब समझे, वह औरत पागल है। अगर वह यहाँ आए तो वह मुझे नहीं छोड़ेगी। राजियल की सांत्वना और सिस्टम का मजाक। राजियल ने शांति से कहा, ठीक है, डरो मत, वह यहाँ नहीं आएगी, मेरा भरोसा रखो। उसने मन ही मन सोचा कि उसने जो पत्र छोड़ा है और अपनी ब्लडलाइन का अंश त्याग दिया है, उसके बाद विरेलिन परिवार अपनी इज्जत बचाने के लिए उसका पीछा कभी नहीं करेगा। तभी राजियल के दिमाग में सिस्टम की आवाज़ गूंजी, होस्ट, इस बूढ़े की कहानी वाकई दुखद है। मेरा मन कर रहा है इसे गले लगा लूं। राजियल ने चिढ़कर जवाब दिया, ओह तो तुम जिंदा हो। मुझे लगा तुम हमेशा के लिए सो गए। यह मैं नहीं होस्ट, आप हैं। आप इतने व्यस्त थे कि आपको लगा मैं शांत हूँ। जहाज पर बाकी सब योगराज को ऐसे देख रहे थे जैसे वह दुनिया का सबसे बदनसीब और बेवकूफ़ इंसान हो। हाँ, फिर से करो और दोहराते रहो। राजियल की आवाज़ ठंडी थी। वह हाथ बांधे खड़ा लेवी को लकड़ी की तलवार भांजते हुए देख रहा था। राजियल ने अपनी ऑटोमेटिक ब्लैकस्मिथ क्षमता से जहाज की एक पुरानी मेज को तोड़कर यह ट्रेनिंग वेपन बनाया था। लेवी के हाथ कांप रहे थे, पसीना बह रहा था, पर राजियल की नज़रों में कोई दया नहीं थी। दूसरी ओर योगराज और अरोरा की ट्रेनिंग किसी खेल जैसी लग रही थी। योगराज इतने धीमे पंच मार रहा था कि अरोरा आसानी से बच सके। योगराज अपनी बेटी को दर्द नहीं देना चाहता था, भले ही वह अमर थी, पर उसे निराशा भी थी। अरोरा एक योद्धा के रूप में बहुत कमज़ोर थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस दुनिया में अब तक जीवित कैसे बची रही। 100 बार और, बॉस, बस भी करो, मैं मर गया हूँ। लेवी ने हांफते हुए घुटनों पर हाथ रख दिए। मेरी बॉडी का सारा मोटिवेशन खत्म हो गया है, अब 1 इंच भी नहीं हिल सकता। राजियल की आंखें सिकुड़ी। उसने एक झटके में अपनी परछाई वाली काली तलवार शैडो स्वॉर्ड निकाली। 100 बार और, उसने सपाट स्वर में कहा। लेवी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे लगा कि अगर उसने मना किया तो राजियल उसके हाथ पैर काट देगा और कहेगा, काम पूरा करो फिर वापस जोड़ दूंगा। खौफ के मारे लेवी फिर से तलवार चलाने लगा, इस बार पहले से भी तेज। दिव्य वरदान की कीमत। योगराज ने अरोरा से उसकी क्षमता दिखाने को कहा, निर्जीव वस्तुओं को भावनाएं देना। पर अरोरा ने साफ मना कर दिया, मैं नहीं करूंगी, क्योंकि इसमें दर्द होता है। योगराज हैरान रह गया। दर्द? हाँ, अरोरा ने दृढ़ता से कहा। जब भी मैं अपनी शक्ति का उपयोग करती हूँ, मेरा पूरा शरीर ऐसे दुखता है जैसे मेरी हड्डियों में चाकू घोंपे जा रहे हों। वस्तु जितनी बड़ी और भारी होती है, दर्द उतना ही असहनीय होता है। इसलिए मैं इसका इस्तेमाल नहीं करती। योगराज को यह सुनकर गुस्सा भी आया और अफसोस भी। ये सिर्फ दर्द है अरोरा, तुम अमर हो, ताकत के लिए इस कीमत को चुकाना पड़ता है। इसे आदत बना लो, सुरक्षा बनाम ताकत। अरोरा ने तर्क दिया, मुझे दर्द पसंद नहीं है, और मुझे इतनी ताकत चाहिए भी क्यों? मुझे राजा या रानी नहीं बनना, मुझे बस एक छोटी, सुंदर और खुशहाल जिंदगी चाहिए जहां दर्द न हो। योगराज ने उसे गौर से देखा और दुख भरे स्वर में कहा, तुम नहीं समझती। ताकत हमेशा ताज के पीछे भागने के लिए नहीं होती। कभी कभी ताकत सिर्फ सुरक्षा के लिए होती है। जो लोग शांत और दयालु होते हैं, दुनिया उन्हें सबसे पहले कुचलती है।
आज तुम जिस दर्द से भाग रही हो वह उस नुकसान के दर्द से बहुत छोटा है जो तब होगा जब तुम खुद को बचाने के लायक भी नहीं रहोगी। उसने अरोरा के कंधों को मजबूती से पकड़ा। याद रखना, एक ढाल शील्ड तभी काम करती है जब उसे उठाने के लिए हाथ में ताकत हो। अगर तुम कमज़ोर हो तो ढाल तुम्हें कभी नहीं बचा पाएगी। ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद योगराज और अरोरा के बीच एक असहज सन्नाटा छा गया। योगराज ने थकी हुई आवाज़ में उसे आराम करने भेज दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह अपनी बेटी को कैसे सिखाए जब वह उसे समझना ही नहीं चाहती। वहीं दूसरी ओर राजियल ने लेवी की ट्रेनिंग जारी रखी। लेवी पसीने में तरबतर था, उसकी बाहें कांप रही थीं, पर राजियल की छाया तलवार एक मूक चेतावनी की तरह उसके पास थी। अरोरा ये सब देख रही थी और लेवी की हालत पर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अंत में राजियल ने लेवी को भी छोड़ दिया, जो टेबल पर ऐसे गिरा जैसे उसकी आत्मा शरीर छोड़ चुकी हो। छिपा हुआ सच। राजियल धीरे से योगराज के पास जाकर बैठ गया। दोनों समुद्र की ओर देख रहे थे। तो तुमने उस कहानी के बारे में झूठ क्यों बोला? राजियल ने अचानक पूछा। योगराज चौंक गया, पर उसने नजरें नहीं हटाईं। राजियल ने तीखा सवाल किया, अगर तुम अटलांटिस से सीधे इटर्नल होल्ड गए तो अरोरा का जन्म कब हुआ? वह 29 साल की है और तुम 30 साल से कैद थे। वह बीच का 1 साल कहाँ गया? योगराज की खामोश चीख उसके चेहरे पर दिखाई दी। राजियल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरोरा जानती है कि उसकी माँ कौन है और वह कैसे पैदा हुई, पर वह पूछती नहीं। और तुम बताते नहीं। तुम दोनों बस वर्तमान में जी रहे हो, एक गलती का परिणाम। योगराज ने आखिरकार सच स्वीकार किया। वह सिर्फ एक इत्तेफाक था, इटर्नल होल्ड जाने से कुछ दिन पहले की एक गलती। मुझे नहीं पता था कि उसकी माँ उसे एक जंगली झोपड़ी में अकेला मरने के लिए छोड़ देगी। अरोरा सिर्फ इसलिए बच गई क्योंकि वह अमर पैदा हुई थी। योगराज की आवाज़ में गहरा पछतावा था। अरोरा ने कभी मुझसे शिकायत नहीं की, कभी गुस्सा नहीं दिखाया। वह दिखावा कर रही है कि सब ठीक है, पर यह शांति क्षमा नहीं है। यह जहर है जो उसे अंदर ही अंदर खा जाएगा। राजियल ने सलाह दी, वह शायद सिर्फ एक पिता का साथ चाहती है, इसलिए वह अपना असंतोष निगल रही है। तुम्हें उसके साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। नियति के विरुद्ध। योगराज ने आह भरी। अगर मुझे पता होता कि मेरी एक बेटी है तो मैं एम्प्रेस के सामने घुटने टेक देता। मेरा गर्व मेरी बेटी से बड़ा नहीं था, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। राजियल के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। उसने मन ही मन सोचा, नियति, मेरा नियति के साथ पुराना हिसाब है। मैं उसे अपनी मर्जी से कैसे चलने दे सकता हूँ? उसकी इतनी हिम्मत कि वह मेरे सामने अपनी योजना बनाए। जहाज धीरे धीरे अंधेरे समुद्र में आगे बढ़ रहा था। राजियल रेलिंग के सहारे खड़ा क्षितिज को देख रहा था, पर उसका मन कहीं और था। मैंने सुना है कि अटलांटिस में जादू या ऑरा जैसा कुछ नहीं होता, उसने योगराज की ओर मुड़ते हुए पूछा। क्या ये सच है? योगराज ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तुम्हें काफी कुछ पता है। हाँ, अटलांटिस के लोग जादू नहीं जानते। उनकी पूरी शक्ति रेलिकास प्रलिकस में बसी है। राजियल शांत रहा। उसे यह जानकारी उसके परिवार के पुस्तकालय से नहीं, बल्कि उस नोवेल के टुकड़ों से मिली थी जिसे उसने पढ़ा था। पर अब वह इसकी गहराई जानना चाहता था। जीवित अवशेष, भावना और स्मृति। योगराज ने समझाना शुरू किया, एक रेलिका सिर्फ कोई वस्तु नहीं है, वह जीवित है। वह तब पैदा होती है जब किसी के मन की भावना, इच्छा या दुख इतना तीव्र हो जाता है कि ब्रह्मांड उस क्षण को एक पदार्थ मैटर में जमा देता है। इसे जमी हुई भावना या दुनिया की स्मृति का टुकड़ा भी कह सकते हैं। राजियल ने गौर से सुना। योगराज ने बताया कि हर रेलिका का एक निश्चित प्रभाव अफेक्ट होता है। कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है, पर इसकी असली ताकत अनुनाद रेजोनेंस से आती है। अनुनाद? राजियल ने पूछा। हाँ, तुम्हें उस रेलिका के भीतर की भावना को अपनाना पड़ता है। दुख, आशा, बलिदान या प्यार, जो भी उसे बनाने वाली भावना थी, उसे अपने अंदर महसूस करना होगा। तभी वह रेलिका तुम्हें अपना स्वामी मानती है और तुम्हारे साथ सांस लेती है। अटलांटिस में एक कहावत है, तुम रेलिका से वार नहीं करते, तुम महसूस करते हो और वह जवाब देती है। 7 समुद्रों का चक्र। योगराज ने बताया कि अटलांटिस 7 समुद्रों के घेरों सर्कल्स में बनता है, जिनमें से हर एक पर एक सी लॉर्ड का राज है। हर लॉर्ड के पास एक मिथिकल रैंक की रेलिका होती है। हमें ओशन ब्लैक जाना है तो हमें सबसे पहले बाहरी 7वें समुद्र में प्रवेश करना होगा और फिर एक एक करके बीच के रॉयल ओशन तक पहुंचना होगा। राजियल को यह सुनकर चिढ़ हुई। क्या कोई छोटा रास्ता नहीं है? इसमें बहुत समय लगेगा। योगराज हंसा। समुद्र को अपनी मर्जी से नहीं बदला जा सकता लड़के। सफर का मजा लो, तुम वहां ऐसी चीजें देखोगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। राजियल की चेतावनी। राजियल मेज पर बैठा, जहां लेवी, अरोरा और मारिया पहले से मौजूद थे। अरोरा अभी भी उसे एक अपराधी की तरह देख रही थी और मारिया ने मुंह फेर रखा था। राजियल ने गंभीर स्वर में कहा, अटलांटिस में हमारा सफर बहुत लंबा होने वाला है। हम वहां 7 समुद्रों को पार करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम तीनों एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना शुरू करो। तुम अब सहयोगी एलाइज हो, दुश्मन नहीं। मुझे नहीं चाहिए कि तुम लोग मेरे लिए कोई समस्या बनो। उसकी आवाज में वह अधिकार था जिसे ठुकराना नामुमकिन था, न तुम्हारे लिए और निश्चित रूप से मेरे लिए भी नहीं। राजियल की शांत आवाज ने मेज पर बैठे सभी लोगों को खामोश कर दिया। उसने मारिया को चेतावनी दी कि वह अटलांटिस में अपनी जल जादू वाटर मैजिक की शक्तियों का उपयोग न करे। वहां की शक्ति प्रणाली अलग है। अगर तुम अपनी शक्तियों का दिखावा करोगी तो वे तुम्हें एक अजूबा अनोमली मानेंगे और वह ध्यान तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। मारिया के मन में उथल पुथल मच गई। क्या इस दुनिया में ऐसी भी जगह है जहां जादू काम नहीं आता? राजियल ने उसे साफ कहा कि वह अपनी शारीरिक ताकत पर ध्यान दे।
उसने मारिया के मन की शंका भांप ली और ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी जल शक्तियों के भरोसे समुद्र में उतर रहा हूँ? बेवकूफ़ मत बनो, मैंने अपनी तैयारी की है। सिस्टम से संवाद, शक्ति का असली स्रोत। मेज पर सन्नाटा छाने के बाद राजियल अपने अंदर की दुनिया में लौट आया। उसने सिस्टम से एक सीधा सवाल पूछा, कौन सा पावर सिस्टम ज़्यादा ताकतवर है, अटलांटिस का या ज़मीन का? सिस्टम का जवाब चौंकाने वाला था, दोनों एक ही श्रेणी में आते हैं, होस्ट। सिस्टम ने विस्तार से समझाया, इंसान की अपनी शक्ति हमेशा सीमित होती है। आप चाहे कितनी भी ट्रेनिंग कर लें, आप अकेले अपने दम पर एस रैंक से आगे नहीं जा सकते। एस रैंक या उससे ऊपर जाने के लिए आपको उसी स्रोत पर वापस आना पड़ता है जहां से सब कुछ शुरू हुआ, ब्रह्मांड, यूनिवर्स। राजियल ने अपनी बाहें सिकोड़ी। सिस्टम ने आगे कहा, जादू और ऑरा आपकी अपनी शक्तियां नहीं हैं। यह एक भ्रम है। आप बस ब्रह्मांड की ऊर्जा को उधार लेते हैं, उसे मोड़ते हैं और इस्तेमाल करते हैं। अटलांटिस के रेलिकस भी इसी ब्रह्मांड की शक्तियों के जमे हुए अवशेष हैं। स्रोत हमेशा एक ही रहता है, दुनिया का तिरस्कार और राजियल की नियति। राजियल को याद आया कि कैसे इस दुनिया ने उसे माना और ऑरा इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। उसने कड़वाहट से पूछा, तो क्या मैं कभी अपने दम पर शक्तिशाली नहीं बन पाऊंगा? क्या मैं हमेशा उधार की शक्ति पर रहूंगा? सिस्टम ने बेरहमी से जवाब दिया, हाँ, इस दुनिया के अपने चहेते फेवरेट्स होते हैं जिन्हें वह वरदान देती है, पर आपको दुनिया ने ठुकरा दिया, रिजेक्टेड है। इसीलिए जो दूसरों के लिए आसान है वह आपके लिए युद्ध जैसा है। राजियल का दिल डूबने लगा, पर सिस्टम ने उसे एक नई उम्मीद दी, होस्ट, आपकी ऑब्सिडियन हड्डियां और किलिंग डाओ भी ब्रह्मांड की देन है, लेकिन वे इस ब्रह्मांड यूनिवर्स की नहीं हैं। वे उन हकीकतों से आई हैं जहां इस दुनिया के कानून नहीं चलते। इसलिए ये दुनिया आपसे ये शक्तियां कभी नहीं छीन सकती। राजियल ने क्षितिज को देखा। उसे समझ आ गया था कि वह दुनिया का चहेता नहीं, बल्कि एक ऐसा डाकू है जिसने ब्रह्मांड के कानूनों को लूटकर अपनी ताकत बनाई है। राजियल अपनी कुर्सी पर शांत बैठा था, पर उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज़ गूंज रही थी। तो देवता भी सिर्फ कर्जदार बोरोअर्स हैं? उसने मन ही मन पूछा। सिस्टम ने पुष्टि की, हाँ, देवताओं की शक्ति उनकी अपनी नहीं है। वे ब्रह्मांड के मौलिक नियमों, प्राइमोर्डियल लॉज के वाहक मात्र हैं। बिजली का देवता बिजली पैदा नहीं करता, वह उसका माध्यम बन जाता है। शक्ति का विराट पैमाना। राजियल ने रिवन, संतुलन का देवता और एम्प्रेस की तुलना के बारे में पूछा। सिस्टम ने शक्तियों के वास्तविक विभाजन को स्पष्ट किया। एस जोड़ से एस रैंक, यहाँ संत, सेंट्स, संत राजा, सेंट किंग्स और महान संत, ग्रेट सेंट्स आते हैं। मेरिसा विरलन, राजियल की माँ, सुप्रीम और एम्परर के बीच कहीं खड़ी है एक स्यूडो एम्परर। एस रैंक एम्परर, यह इस दुनिया का शिखर है। नेरिसा एम्प्रेस इसी रैंक पर है। एस जोड़ रैंक, कॉस्मिक लॉर्ड्स, यहाँ रिवन और अन्य मौलिक देवता खड़े हैं। ये सिर्फ एक रैंक नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है जो उस व्यक्ति को ब्रह्मांड के नियमों की बेड़ियों में जकड़ लेती है। रिवन संतुलन का गुलाम है। राजियल को पहली बार अपनी तुच्छता का एहसास हुआ। उसे लगा कि वह इस रैंक वालों से लड़कर बहुत शक्तिशाली हो गया है, पर हकीकत में वह एक जलती हुई मोमबत्ती और सूरज के बीच का अंतर देख रहा था। डरावने डाउज और एक्स रैंक। राजियल ने सोचा कि उसके पास किलिंग डाओ और फ्लो डाओ हैं, तो वह आसानी से एस जोड़ रैंक तक पहुंच जाएगा। पर सिस्टम ने उसे चेतावनी दी, ये डाओ खतरनाक हैं। आपसे पहले जिन्होंने इन्हें मास्टर करने की कोशिश की, वे इन्हीं डाओ द्वारा निगल लिए गए। किलिंग डाओ के शिखर पर पहुंचने के लिए आपको साक्षात स्लॉटर बनना होगा। फ्लो डाओ के लिए आपके शरीर को ब्रह्मांड के साथ एक होना होगा। क्या आपका नश्वर शरीर यह बोझ सह पाएगा? अंत में राजियल ने एक्स रैंक विलेन के बारे में पूछा। सिस्टम की आवाज़ में एक अलग ही खौफ था। एक्स रैंक विलेन नियमों के गुलाम नहीं हैं, नियम उनके गुलाम हैं। उनके लिए ब्रह्मांड के कानून दास की तरह हैं। वे जहां खड़े होते हैं, वास्तविकता उनके हिसाब से अपना रूप बदल लेती है। राजियल की आंखों में एक खतरनाक चमक आए। डर के बजाय उसके अंदर एक बेपनाह लालच और महत्वाकांक्षा जागी। उसे समझ आ गया कि उसे क्या बनना है। राजियल के दिमाग में सिस्टम की बातें गूंज रही थीं। तो सिस्टम स्पेस में सबसे ताकतवर कौन है? और ज़ारा, क्या वह सबसे शक्तिशाली विलेन है? सिस्टम का जवाब उसकी उम्मीदों से परे था, नहीं, होस्ट। ज़ारा शक्तिशाली है, पर एस रैंक वाली हस्तियों में उसका स्थान 6676, 778 वहाँ 6.6 मिलियन जोड़ है। राजियल सन रह गया। जिसे वह अजय मान रहा था, वह करोड़ों की भीड़ में कहीं बीच में खड़ी थी। तो फिर शिखर पर कौन है? उसने जिज्ञासा और लालच के साथ पूछा। सिस्टम ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक गहरा सन्नाटा छा गया। राजियल मुस्कुराया, अब मुझे दिलचस्पी हो रही है। सिस्टम, मुझे उस सबसे शक्तिशाली एस रैंक विलेन के पास ले चलो। अनंत वास्तविकताओं और समय के उस पार जो सबसे ऊपर है, मुझे वहां जाना है। जहाज पर बैठे लेवी और मारिया ने देखा कि राजियल अचानक कुर्सी पर पीछे झुक गया और गहरी नींद में सो गया। लेवी बुदबुदाया, फिर से सो गया। ये लड़का अजीब है। सिस्टम स्पेस, नर्क, हेल। राजियल की चेतना खींची और एक नई जगह जाकर खुली। स्वागत है होस्ट, एस रैंक वैली ऑफ विलेन में। विलेन का शीर्षक, लॉर्ड ऑफ हेल। सिस्टम स्पेस का नाम, नर्क, हेल। राजियल ने आंखें खोली तो खुद को आसमान से गिरते हुए पाया। नीचे आग और धुंध का समंदर था। सिस्टम, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? कम से कम जमीन पर तो उतारा करो। उसने चिढ़कर अपने छाया पंख, शैडो विंग्स फैलाए और खुद को हवा में स्थिर किया। ये जगह डरावनी थी। आसमान गहरा लाल था और उसमें जगह जगह बड़ी दरारें थीं।
पहली दरार से खौलता हुआ खून झरने की तरह गिर रहा था। दूसरी दरार से शुद्ध अग्नि की नदियां बह रही थीं। तीसरी और सबसे डरावनी दरार से सफ़ेद हड्डियों और खोपड़ियों का ढेर बर्फ की तरह गिर रहा था। हजारों ऐसी दरारें पूरे क्षितिज पर फैली थीं, जो नीचे की ज़मीन को खून, आग और हड्डियों से सींच रही थीं। यहाँ की हवा में सिर्फ गर्मी नहीं, बल्कि एक भारी दबाव था, जैसे ये दुनिया राजियल के अस्तित्व को कुचल देना चाहती हो। राजियल के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान आई। तो मैं सच में नर्क में आ गया हूँ। लगता है मैं वाकई नर्क में हूँ, राजियल बुदबुदाया। उसके होठों पर एक सूखी मुस्कान थी। आसमान से खून, आग और हड्डियों के झरने गिर रहे थे, जो नीचे विशाल नदियों का रूप ले रहे थे। हजारों की संख्या में छोटे राक्षस इम्प्स वहां घूम रहे थे, बिना दिमाग के, एक दूसरे को काटते और जलाते हुए। सिस्टम ने बताया कि ये सब लॉर्ड ऑफ हेल के ही अंश हैं। यहाँ विलेन कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। राजियल को एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। उसने अपने काले पंख फैलाए और एक दिशा में उड़ने लगा। सफ़ेद घेरा और विशाल महल। सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करने के बाद राजियल ने जमीन पर हड्डियों की राख और खून से बना एक विशाल सफ़ेद घेरा देखा। हजारों राक्षस उस रेखा पर खड़े थे, पर कोई भी उसे पार नहीं कर पा रहा था। राजियल बिना किसी रुकावट के उसे पार कर गया। लगता है यह बाधा सिर्फ बेवकूफ़ों के लिए है, उसने तंज कसा। आगे बढ़ते ही उसे एक शहर दिखा, जो किसी भी इंसानी कल्पना से बड़ा था। पर शहर से भी बड़ा था वहां का महल। यह इतना विशाल था कि इसकी एक ईंट भी पिरामिड को कुचल सकती थी। उसकी मीनारें लाल बादलों को चीरकर ऊपर जा रही थीं। राजियल महल के मुख्य द्वार पर उतरा, जो सोने और नक्काशीदार खोपड़ियों से बना था। जैसे ही उसके कदम नर्क की पवित्र धरती पर पड़े, एक अदृश्य तरंग पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। अरबों राक्षसों ने एक साथ अपना सिर राजियल की दिशा में घुमा दिया। नरक की सुंदरी। राजियल महल की ओर बढ़ ही रहा था कि पास के एक काले संगमरमर के महल का दरवाजा खुला। वहां से एक आकृति बाहर निकली, एक अत्यंत सुंदर और घातक स्त्री। वह 6 फीट लंबी थी, उसकी त्वचा पीली चमक रही थी और उसने एक फटा हुआ काला सूट पहन रखा था, जो उसके शरीर के घुमावों को बड़ी मुश्किल से ढक पा रहा था। उसके चेहरे पर बकरी की खोपड़ी का एक मुखौटा था। उसने राजियल के पास आकर उसे किसी शिकारी जानवर की तरह सूंघा। फिर उसने अपना मुखौटा उतारकर फेंक दिया। मुखौटा राख बन गया और नीचे से एक ऐसा चेहरा निकला जो स्वर्ग की अप्सरा और नर्क की चुड़ैल का मिश्रण था। उसकी आंखें काली थीं, जिनके बीच में दहकता हुआ लाल लावा था। वह मुस्कुराए। उसकी आवाज़ शहद और जहर जैसी मीठी थी। उसने राजियल की आंखों में झांककर सीधा सवाल किया, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहोगे? राजियल का दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो गया। वह सिर्फ इतना ही कह पाया, हम मेरे साथ सोना चाहोगे? इस सीधी मांग ने राजियल के दिमाग को सुन्न कर दिया। उसे समझ नहीं आया कि यह कोई शैतानी मजाक है या हकीकत। पर इससे पहले कि वह कुछ कहता, एक और सुरीली और मादक आवाज़ गूंजी, नहीं, यह इंसान मेरा शिकार है। पहले इसे मुझे सौंप दो। डेलिना, एक और ऊंची, लंबी और कामुक राक्षसी महल से बाहर निकली। डेलिना पहली राक्षसी और इस नई सुंदरी के बीच तुरंत शब्दों का युद्ध शुरू हो गया। वे एक दूसरे को कुल्टा और सस्तीक जैसे विशेषणों से नवाजने लगी, पर उनके चेहरे पर वही शैतानी मुस्कान बनी रही। दूसरी राक्षसी ने राजियल को देखते हुए कहा, यह नश्वर अभी भी वर्जिन है। कम से कम इसका अनुभव तो मेरे साथ होना चाहिए। वर्जिन और सिस्टम का मजाक। राजियल के माथे पर एक बल पड़ा। सिस्टम उसकी चुटकी लेने से बाज नहीं आया। कितना शर्मनाक है होस्ट, उसने आपको वर्जिन कहा। वैसे क्या आप पिछले जन्म में भी ऐसे ही थे? क्या मुझे इसे आपके स्टेटस विंडो में लिख देना चाहिए? चुप रहो विली, राजियल ने मन ही मन चिढ़कर कहा। उसने उन दोनों सुंदरियों को देखा जो किसी मिठाई के लिए लड़ते बच्चों की तरह व्यवहार कर रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नर्क के ये उच्च जीव इंसानों के प्रति इतने लालायित क्यों हैं। राक्षस, डीमंस बनाम शैतान, डेविल्स। राजियल ने सिस्टम से उनकी असलियत पूछी। सिस्टम ने नर्क के पदानुक्रम हायरार्की को समझाया। इम्प्स बिना दिमाग वाले निचले स्तर के जीव। लेसर डीमंस भावनाओं, क्रोध, भूख से बने जीव। फीन्स चतुर और साजिश रचने वाले मध्य स्तर के राक्षस। डेविल्स, ग्रेटर डीमंस, ये प्राचीन और उच्च बुद्धि वाले जीव हैं। डेविल एक शीर्षक टाइटल है जो केवल सबसे शक्तिशाली और जागरूक राक्षसों को मिलता है। वे आत्माओं का सौदा करने और उच्च जादू करने में माहिर होते हैं। सिस्टम ने बताया कि ये डेविल्स हजारों सालों से एक ही जगह रह रहे हैं, जहां नैतिकता का कोई मूल्य नहीं है। इसीलिए वे अपनी इच्छाओं, लस्ट, हंगर को लेकर इतने खुले और जंगली हैं। वे राजियल की नशीली उपस्थिति की ओर खींचे चले आ रहे हैं। 7 महापाप, द ओरिजिनल सिंस। राजियल से कोसों दूर नर्क के क्षितिज पर 6 विशाल छायाएं मंडरा रही थीं। ये नर्क के स्तंभ थे, आर्चडीमंस, जो मूल पापों ओरिजिनल सिंस का अवतार हैं। वे राजियल की उपस्थिति को महसूस कर रहे थे। यह उपस्थिति कितनी सुखद और परिचित है, जैसे ये भी हम जैसा ही अंधकार से बना हो, एक मखमली आवाज़ गूंजी। वे राजियल के पास जाना चाहते थे, पर वे सब अचानक रुक गए। कितने अफसोस की बात है, एक भारी आवाज़ ने कहा, कि उसे प्राइड के इलाके में प्रकट होना पड़ा। वे सब जानते थे कि प्राइड, अहंकार, अपना शिकार किसी के साथ साझा नहीं करेगा। वह नर्क का सबसे जिद्दी और शक्तिशाली आर्चडेमन था। जो भी हो, मैं तुम जैसी कुल्टा के साथ अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रही हूँ? डेलिना ने दूसरी राक्षसी को झिड़कते हुए कहा और वापस राजियल की ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर वही शिकारी मुस्कान थी। इंसान, उसकी आवाज़ शहद की तरह मीठी और सम्मोहक थी। तुम चुनो, हम में से कौन पहले तुम्हारा स्वाद चखेगी? मैं तुम्हें अनंत सुख की यात्रा पर ले जाऊंगी।
मेरे साथ आओ। डेलिना ने अपनी उंगली अपनी देह पर फिराते हुए राजियल को रिझाने की हर संभव कोशिश की। वह उसे हर दुख, हर अकेलापन भुला देने का वादा कर रही थी। नर्क की लाल रोशनी में उसकी देह किसी दैवीय प्रतिमा जैसी लग रही थी, जिसे सिर्फ लुभाने के लिए बनाया गया था। पर राजियल हिला तक नहीं। वह अपनी ठुड्डी सहलाते हुए उसे ऐसे देख रहा था जैसे किसी प्रयोगशाला के नमूने को देख रहा हो। राजियल की घृणा। राजियल एक आधुनिक दुनिया का इंसान रह चुका था, वह सुंदरता और आकर्षण को समझता था। पर डेलिना की यह हथियारबंद कामुकता उसे प्रभावित करने के बजाय घृणा से भर रही थी। उसे ये सब सस्ता और खोखला लग रहा था। यह एक शिकारी का जाल था और राजियल कोई साधारण शिकार नहीं था। डेलिना उसकी इस स्थिरता को देखकर हैरान थी। हजारों सालों में उसने ऐसा इंसान नहीं देखा था जिसकी आंखों में वासना का एक कतरा भी न हो। ये चुनौती उसे और भी उत्तेजित कर गई। वह एक कदम और करीब आए, इतनी करीब कि उसकी सांसें राजियल की गर्दन को छू रही थीं। उसने राजियल को सूंघा। जैसे ही उसने राजियल की नशीली खुशबू को अपने अंदर खींचा, उसका शरीर कांप उठा। एक हिंसक जवाब। डेलिना की आंखों की पुतलियां पूरी तरह काली पड़ गईं। उसे एक ऐसा झटका लगा जो सुख और जहर का मिश्रण था। वह मदहोश होने लगी, पर राजियल के अंदर कुछ और ही पक रहा था। जब डेलिना उसके इतने करीब आई तो एक पल के लिए राजियल को अपने अंदर वासना की एक हल्की सी लहर महसूस हुई। और उसे उस एहसास से नफरत थी। उसे लगा कि वह कमजोर पड़ रहा है, कि यह राक्षसी उसके साथ खेल रही है। चटाक, एक मांसल आवाज गूंजी। राजियल का हाथ डेलिना के सीने को चीरते हुए सीधा उसके अंदर धंस गया। उसने बिना किसी भावना के डेलिना का धड़कता हुआ दिल अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और उसे बाहर खींच लिया। शट, खून का फव्वारा छूटा। राजियल की पूरी बांह खून से सन गई। उसके हाथ में डेलिना का दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। नर्क की विकृति। राजियल को लगा था कि दिल बाहर निकालने पर वह मर जाएगी या चीखेगी। पर जो हुआ उसने राजियल को भी स्तब्ध कर दिया। डेलिना दर्द से नहीं तड़प रही थी। उसका शरीर सुख के चरम एहसास से कांप रहा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी मदहोशी थी जैसे उसे कोई दिव्य सुख मिल गया हो। वह लड़खड़ाई, उसकी जांघों से पसीना और तरल बहने लगा और उसके गले से एक लंबी, गहरी आह निकली। राजियल ने अपने हाथ में धड़कते दिल को देखा और फिर उस कांपती हुई राक्षसी को। दिल की धड़कन और भी तेज हो गई थी। ये क्या बकवास है, राजियल ने मन ही मन सोचा। उसे समझ आ गया कि नर्क के इन जीवों के लिए दर्द और सुख की परिभाषा पूरी तरह बदल चुकी है। पीछे खड़ी दूसरी राक्षसी डेविल धीरे से हंसी। कितनी बड़ी रंडी है। वह नफरत और विस्मय के साथ अपनी साथी को देख रही थी। डेलिना का शरीर नर्क की रोशनी में कांप रहा था। उसकी आंखों में वह चमक थी जो केवल चरम सुख या पागलपन में दिखती है। पीछे खड़ी दूसरी राक्षसी यह सब देखकर सन थी। असंभव, हम डेविल्स इतनी आसानी से किसी के वश में नहीं होते। पर यह इंसान, इसकी उपस्थिति मात्र से ही डेलिना अपनी सुध बुध खो बैठी है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, डेलिना एक पलक झपकते ही राजियल के सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में अब दिल हार्ट के आकार की पुतलियां थीं। वह किसी नशेड़ी की तरह राजियल को देख रही थी। तुम्हारा स्पर्श, वह परम सुख था। वह कांपती आवाज में फुसफुसाए, हमेशा के लिए मेरे बन जाओ। मैं तुम्हें धन, अमरता, शक्ति, स्त्रियां, सब कुछ दूंगी। बस मुझे अपने पास रहने दो। डार्क रेजोनेंस, नर्क का आकर्षण। राजियल बुरी तरह उलझन में था। उसने मन ही मन सिस्टम से पूछा, विली, ये क्या बकवास है? मैंने इसका दिल बाहर निकाला और यह मुझ पर फिदा हो गई। ये क्या चल रहा है? सिस्टम ने मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया, होस्ट, क्या आप अपना दूसरा एस्पेक्ट भूल गए? द्वितीय पहलू, डार्क रेजोनेंस। ये स्वचालित रूप से अंधकार, शापित और बुरी ऊर्जाओं के साथ प्रतिध्वनित रेजोनेट होता है। अंधेरे के जीव होस्ट को अपना मान लेते हैं या उसके सामने समर्पण सबमिट कर देते हैं। सिस्टम ने समझाया, आप नर्क के प्राणियों के लिए सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक लिविंग बीकन हैं। आप उनके लिए इतने आकर्षक हैं कि वे आपसे नफरत करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। डेलिना के लिए आपका हिंसक स्पर्श भी परम सुख बन गया क्योंकि आपकी ऊर्जा उसके अस्तित्व के साथ गहराई से जुड़ गई है। शैतानी सौदा, गुलाम अनुबंध। राजियल ने इस बेकार लगने वाली शक्ति के नए इस्तेमाल के बारे में सोचा। अगर तुम इतनी ही शक्तिशाली हो तो मुझे अपनी कुछ जादुई शक्तियां या डार्क स्पील्स दो। मुझे दिखाओ कि तुम काम की हो। डेलिना लड़खड़ाते हुए बोली, मैं सब कुछ दूंगी, पर इसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। हम डेविल्स बिना अनुबंध के अपनी शक्तियां साझा नहीं कर सकते। राजियल ने संदेह के साथ अपनी भौहें सिकुड़ी। अनुबंध का मतलब अक्सर धोखा होता है। पर डेलिना की आंखों में जो पागलपन था वह कुछ और ही था। पर चिंता मत करो, वह उसकी ओर झुकते हुए चाह की, मैं तुम्हारे साथ एक गुलाम अनुबंध स्लेव कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारी गुलाम बनूंगी। तुम मेरे साथ कितने भी क्रूर हो सकते हो, बस मुझे वह सुख देते रहना। मैं एक ग्रेटर डेविल हूँ। मैं तुम्हारे हर सपने, हर महत्वाकांक्षा को पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगी। उसने राजियल की आंखों में झांकते हुए कहा, मुझ पर हस्ताक्षर करो इंसान। तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा। अनुबंध पर हस्ताक्षर करो इंसान। डेलिना की आवाज में वासना और अधिकार दोनों थे। उसे पूरा यकीन था कि राजियल इस सुनहरे मौके को नहीं ठुकराएगा। एक ग्रेटर डेविल का गुलाम अनुबंध मिलना किसी भी प्राणी के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होता। पर राजियल शांत खड़ा रहा। वह सोच रहा था कि सिस्टम की ट्रेनिंग में सिर्फ मौत का खेल होता है, कोई ज्ञान नहीं। अगर वह डेलिना से सीखता है तो उसे डार्क मैजिक और प्राचीन रहस्यों का पता चल सकता है। पर ज़ारा के साथ हुए पिछले अनुबंध ने उसे सिखाया था कि सौदे हमेशा खतरनाक होते हैं। सिस्टम ने भी चेतावनी दी, होस्ट, ये शैतानी अनुबंध सीधे आत्मा को जकड़ लेते हैं। मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा।
राजियल ने डेलिना की आंखों में झांका और ठंडे स्वर में कहा, कोई जरूरत नहीं। आसमान से गिरा न्याय। डेलिना का चेहरा अविश्वास से सफेद पड़ गया, पर इससे पहले कि वह कुछ कहती, आसमान से एक काली रोशनी बिजली की रफ्तार से उनकी ओर आई। वह आग उगलते किसी उल्कापिंड की तरह थी। राजियल ने खुद को बचाने के लिए हाथ ऊपर उठाए, पर हमला उस पर नहीं हुआ। एक विशाल हाथ ने उस उल्कापिंड को हवा में ही पकड़ लिया। वह कोई पत्थर नहीं, बल्कि एक काली किताब थी। राजियल ने ऊपर देखा, उसके सामने एक 7 फीट लंबा पुरुष खड़ा था। उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उसके सामने खड़ा होना भी मुश्किल था। उसके शरीर से अधिकार, अथॉरिटी की ऐसी लहरें निकल रही थीं जो देवताओं को भी छोटा दिखा दें। डेलिना और दूसरी राक्षसी खौफ से कांपने लगीं। उनकी आंखों में मौत का डर साफ था। लूसीफर का दंड। उस अजनबी ने धीमी पर भारी आवाज में कहा, मैंने 10,000 सालों तक किसी को भी अपने महल से बाहर निकलने से मना किया था। उसके बोलते ही वातावरण का दबाव इतना बढ़ गया कि हवा जम गई। डेलिना और उसकी साथी के मुंह, कान और आंखों से खून बहने लगा। वे चीखना चाहती थीं, पर उनकी आवाज लूसीफर के आदेश के नीचे दब गई थी। जो राक्षस मेरे शब्दों को कानून नहीं मान सकते, वे मेरी प्रजा नहीं हैं, उसने शांति से कहा। तुम दोनों को 1,010 लाख सालों के लिए टेलेस प्रिजन में टॉर्चर किया जाएगा। उसके बाद तुम अपनी यात्रा फिर से इम के रूप में शुरू करोगी। एक झटके में दोनों सुंदरियां हवा में विलीन हो गईं, जैसे उनका कभी अस्तित्व ही न रहा हो। लॉर्ड नहीं, राजा द किंग। राजियल ने उस शक्तिशाली पुरुष को देखा और शांति से पूछा, तो क्या तुम लॉर्ड ऑफ हेल्प हो? अचानक पूरे नर्क का वातावरण बदल गया। लूसीफर की आंखों से लाल ज्वाला निकलने लगी और एक ऐसी किलिंग इंटेंट निकली जिससे पूरा शहर थर्रा उठा। मैं नर्क का राजा किंग हूं, उसने राजियल को सही करते हुए कहा। लॉर्ड नहीं। राजियल पर इस घातक दबाव का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास फियर रेजिस्टेंस था। उसने मासूमियत से पूछा, दोनों में अंतर क्या है? लूसीफर ने घृणा के साथ मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लॉर्ड वह होता है जिसे किसी और ने शासन के लिए वहां बैठाया हो, पर एक राजा वह होता है जो संप्रभु सॉवरेंटी है, जिसकी सत्ता निरंकुश है और जिसने अपना सिंहासन खुद बनाया है। ये नर्क मेरा है, किसी और का नहीं। उसने अपनी बाहें फैलाईं और गर्व से अपना नाम घोषित किया, मैं लूसीफर मॉर्निंगस्टार। मैं लूसीफर मॉर्निंगस्टार। लूसीफर के इस ड्रामेबाज परिचय पर राजियल का मन हुआ कि वह अपना सिर पकड़ ले। यह आदमी इतना नाटकीय कैसे हो सकता है? उसने मन ही मन सोचा। फिर भी उसने सम्मान से सिर झुकाया। लूसीफर ने उसे घेरते हुए गौर से देखा और मुस्कुराया, एक इंसान जिसे रोशनी ने ठुकरा दिया है। सील ऑफ फेट। राजियल चौंक गया। भाग्य की मोहर। लूसीफर ने घृणा से कहा, हाँ, कुछ ऊंचे लोग तुम्हारा रास्ता लिख रहे हैं। तुम्हारी किस्मत पहले ही तय की जा चुकी है, इंसान, और तुम जल्द ही मरने वाले हो। राजियल के होठों पर एक मुस्कान आई। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। राजियल के इस आत्मविश्वास ने लूसीफर को प्रभावित किया। मुझे ये पसंद आया। तुम मुझे कभी भी बुला सकते हो। मुझे उन तथाकथित देवताओं से अपना पुराना हिसाब चुकता करना है। अगर तुम मुझे इस नर्क से बाहर ले जा सको तो मैं स्वर्ग की ईंट से ईंट बजा दूंगा। क्या विलेन्स बाहर आ सकते हैं? लूसीफर की बात सुनकर राजियल के दिमाग की बत्ती जली। उसने सिस्टम से पूछा, विली, क्या मैं सिस्टम स्पेस के विलेन्स को बाहरी दुनिया में समन कर सकता हूँ? सिस्टम का जवाब बिजली की तरह था, हाँ, ये पूरी तरह संभव है। होस्ट। राजियल सन रह गया। इतने समय से यह फंक्शन था और तुमने मुझे नहीं बताया। सिस्टम ने रूखे स्वर में कहा, आपने कभी पूछा ही नहीं। विलेन बनने का मतलब है खुद से रास्ते खोजना, न कि थाली में सजा हुआ पाना। इसके 2 तरीके हैं, गुलाम अनुबंध, स्लेव कॉन्ट्रैक्ट। किसी विलेन को अपना गुलाम बनने के लिए राजी करें। इससे वह आपको मार नहीं पाएगा, पर इसके सफल होने की संभावना कम है। सीधा समन, डायरेक्ट समन, बिना किसी अनुबंध के विलेन को बाहर ले जाना, पर इसमें 90% खतरा है कि वह बाहर निकलते ही सबसे पहले आपको ही मार डालेगा, और एक बार बाहर ले जाने के बाद आप उसे वापस सिस्टम स्पेस में नहीं डाल सकते। स्वाभिमान और वास्तविकता। राजियल ने लूसीफर की ओर देखा। प्राइड, अहंकार का अवतार कभी गुलाम बनने के लिए राजी नहीं होगा। उसने सिस्टम से पूछा, क्या एसएसएस रैंक की लिस्ट में कोई ऐसा विलेन है जो आज़ादी के लिए मेरा गुलाम बनने को तैयार हो? सिस्टम का जवाब बेरहम था, एक भी नहीं। जो प्राणी एसएसएस रैंक तक पहुंचता है वह कभी किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा, चाहे उसे अनंतकाल तक कैद ही क्यों न रहना पड़े। राजियल ने आह भरी। ठीक है, एसएसएस रैंक वालों को छोड़ो। क्या एसएस या एस रैंक में कोई है? वह समझ गया था कि लूसीफर जैसे राजा को बाहर ले जाना अभी उसके लिए खुदकुशी करने जैसा होगा, पर अगर वह छोटे स्तर के विलेंस की एक फौज बना ले तो साम्राज्य के बड़े बड़े योद्धा भी उसके सामने घुटने टेक देंगे। बधाई हो होस्ट, आपको डायमंड समलिंग अनुष्ठान एसएस जोड़ रैंक का ज्ञान प्राप्त हुआ है। बधाई हो होस्ट, आपको एसएसएस रैंक एम्परर रैंक आर्टिफैक्ट बुक ऑफ इवेंचुअल एविल प्राप्त हुई है। राजियल की आंखें जहाज पर खुलीं। नर्क के शांत और गर्म वातावरण के मुकाबले समुद्र की हल्की ठंडक और जहाज की कंपन उसे थोड़ी चिड़चिड़ी लगी। उसने अपने सामने तैरती नीली स्क्रीन को देखा। चलो, कम से कम ये सफर बेकार नहीं गया, उसने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा। शैतानी बुलावा, समनिंग नॉलेज। लूसीफर मॉर्निंगस्टार ने उसे नर्क के प्राणियों को समन करने की अनुमति और ज्ञान दिया था। यह कोई साधारण शक्ति नहीं थी। सिस्टम ने स्पष्ट किया कि विली ने लूसीफर के साथ हुए इस लेन देन को एक अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में रखते हुए मंजूरी दे दी है। अब राजियल राक्षसों को बुला सकता था, पर यह इतना आसान नहीं था। इसके लिए जटिल बलि और अनुष्ठानों की आवश्यकता थी। राक्षस का रैंक जितना ऊंचा होगा, कीमत उतनी ही बड़ी होगी।
हालांकि एक बार समन होने के बाद वे राक्षस नर्क के नियमों से बंधे होंगे। अगर वे राजियल का काम पूरा करने में विफल रहे तो नर्क सिस्टम स्पेस उन्हें दंडित करेगा और राजियल को क्षतिपूर्ति कॉम्पनसेशन मिलेगी। राजियल ने सिस्टम से सुरक्षा की पुष्टि की। विश्लेषणपूर्ण, कोई विदेशी नियंत्रण या डायमेंशनल ब्रीच का खतरा नहीं है। ये पूरी तरह सुरक्षित है। हथेली में धड़कता हुआ दिल। राजियल गहरी सोच में डूबा ही था कि उसे अपनी दाहिनी हथेली में कुछ महसूस हुआ। धप धप धप। उसने नीचे देखा और उसकी आंखें फैल गईं। उसके हाथ में डेलिना, उस राक्षसी का धड़कता हुआ दिल था। वह अभी भी खून से लथपथ और जीवित था। राजियल को याद आया कि उसने सिस्टम स्पेस से निकलने से पहले डेलिना का दिल निकाल लिया था, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि यह उसकी चेतना के साथ बाहरी दुनिया में भी आ जाएगा। उसने जल्दी से आसपास देखा। मारिया पास ही बैठी थी, पर उसने ध्यान नहीं दिया। योगराज और अरोरा दूर ट्रेनिंग कर रहे थे और लेवी भी अपनी तलवारबाजी में मशगूल था। बेकार का ड्रामा होगा। राजियल ने बुदबुदाते हुए अपनी ब्लड मैनिपुलेशन शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने अपने हाथ का खून उस दिल के अंदर वापस समेटा और फिर उसे अपनी शैडो स्टोरेज में डाल दिया। उसने सोचा, शायद ये भविष्य में किसी काम आ जाए। सम्राट श्रेणी का उपहार। अब राजियल के पास वह सबसे बड़ी चीज थी जो उसने लूसीफर से ली थी। उसने मन ही मन आदेश दिया, सिस्टम वह बुक ऑफ इवेंचुअल इविल बाहर निकालो। सिस्टम वह बुक ऑफ इवेंचुअल इविल मुझे दो। राजियल के आदेश देते ही हवा में काला धुआं जमा होने लगा और एक भारी काली किताब मेज पर आ गिरी। इसकी बनावट प्राचीन थी, जैसे इसे युगों की आग में झुलसाया गया हो। इसके किनारे अंगारों की तरह लाल चमक रहे थे और उससे राख की हल्की गंध आ रही थी। राजियल को इस किताब के पास होने से कोई डर नहीं लगा, बल्कि उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। यह अंधेरे का आर्टिफैक्ट था और राजियल खुद उसी अंधेरे का हिस्सा बन चुका था। लूसीफर ने इसे देते समय सिर्फ इतना कहा था, यह किताब तुम्हें बहुत पसंद करती है। सम्राट श्रेणी का ज्ञान, आर्टिफैक्ट स्टेटस। सिस्टम ने किताब की जानकारी दी। नाम, बुक ऑफ इवेंचुअल इविल। रैंक, SSS सम्राट श्रेणी। विशेषता, ये बनाई नहीं गई बल्कि अंधेरे और बुराई की पहली सांस से पैदा हुई है। इसमें दुनिया की हर प्रतिबंधित, फॉरबिडन और बुरी विद्या का ज्ञान दर्ज है। चेतावनी, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, नहीं इसे कहीं छिपाया या सील किया जा सकता है। ये पढ़ने वाले के दिमाग और नैतिकता को बदलने की ताकत रखती है। राजियल ने मुस्कुराते हुए सोचा, मेरा व्यक्तित्व बदलने की कोशिश। गुड लक। वह जानता था कि उसका संकल्प किसी भी किताब के प्रभाव से कहीं ज्यादा गहरा है। साई की हार्ट, द फेल्ड स्टोरेज। राजियल ने इस किताब को अपनी शैडो स्टोरेज में डालने की कोशिश की। जैसे ही उसने किताब को अपनी परछाई के पास धकेला, उसे एक जबरदस्त प्रतिरोध रेजिस्टेंस महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे दो विपरीत चुंबकों को एक साथ लाने की कोशिश की जा रही हो। उसने और ताकत लगाई, पर किताब ने एक कंपन वाइब्रेशन छोड़ी और राजियल की परछाई धुएं की तरह बिखर गई। तो इसे साए में नहीं रखा जा सकता, राजियल बुदबुदाया। सिस्टम ने पुष्टि की कि इसे किसी भी इन्वेंटरी या स्पेशल रिंक में नहीं रखा जा सकता। ये जहां होगी, प्रत्यक्ष रूप में होगी। राजियल को चिढ़ हुई। इसका मतलब था कि अब उसे यह शापित किताब हर जगह अपने हाथों में लेकर घूमनी होगी। मारिया का आकर्षण। राजियल जब किताब के बारे में सोच रहा था, तब उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। सामने बैठी मारिया पत्थर की तरह जम गई थी। उसकी आंखें फटी हुई थीं और वह पलक झपकाए बिना उस काली किताब को घूर रही थी। वह किसी सम्मोहन ट्रांस में लग रही थी। क्या हुआ? राजियल ने कड़क आवाज में पूछा। मारिया अचानक होश में आए और हड़बड़ा कर बोली, न कुछ नहीं। पर उसकी जिज्ञासा अभी भी मरी नहीं थी। यह क्या है? राजियल ने किताब को अपने घुटनों पर रख लिया ताकि वह मारिया की नजरों से दूर रहे। कुछ नहीं है, सिस्टम ने चेतावनी दी। ये किताब जिज्ञासा और वासना को अपनी ओर खींचती है, खासकर उन लोगों को जिनकी मानसिक प्रतिरोधक क्षमता कम है। इसे संभाल कर रखें। राजियल ने एक लंबी सांस ली। अब और पीछे हटने का कोई फायदा नहीं था। उसने अपना हाथ किताब के कवर पर रखा और धीरे से बुक ऑफ इवेंचुअल इविल का पहला पन्ना खोल दिया। राजियल ने धीरे से बुक ऑफ इवेंचुअल इविल को खोला। पन्नों के पलटने की आवाज किसी पुरानी कब्र में सूखे पत्तों के रगड़ने जैसी थी। एक अजीब, ठंडी और सड़ी हुई महक उसके नथुनों से टकराई। ये बुरी कागज की नहीं, बल्कि शुद्ध बुराई की गंध थी। किताब खुलते ही उसे ऐसा लगा जैसे हजारों चीखें उसके कानों में गूंज रही हों और काले साए पन्नों से निकलकर उसके चारों ओर नाच रहे हों। सिर्फ एक भ्रम। उसने खुद को शांत किया और पढ़ना शुरू किया। वर्जित ज्ञान की सूची। लिखावट अजीब थी, अक्षर जीवित सांपों की तरह रेंग रहे थे, पर राजियल को हर शब्द साफ समझ आ रहा था। किताब में श्रेणियां, कैटेगरीज बंटी हुई थीं। डार्क मैजिक, अभिशाप कर्सर्स, आत्मा का जादू सोल मैजिक, पाप मंत्र सिन स्पेल्स, डार्क अल्कमी, क्रूरता की पराकाष्ठा। राजियल जैसे जैसे पन्ने पलटता गया, उसका चेहरा सख्त होता गया। यहाँ ऐसे मंत्र थे जिनका उद्देश्य मारना नहीं, बल्कि अनंत पीड़ा देना था। यातना मंत्र, एक ऐसा जादू जो पीड़ित के शरीर के अंदर खून को खौला देता है, पर उसे मरने नहीं देता ताकि उसे घंटों पूछताछ की जा सके। नियंत्रण मंत्र, एक ऐसी डार्क अल्कमी जिसमें एक परजीवी पैरासाइट को इंसान के पेट के अंदर पाला जाता है, जो धीरे धीरे उसे अंदर से खाना शुरू कर देता है और उसे अपना गुलाम बना लेता है। वंश अभिशाप, एक ऐसा अनुष्ठान जो किसी के पूरे खानदान को शापित कर दे, जिससे होने वाली हर संतान मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग पैदा हो। बहुत नीच है, राजियल बुदबुदाया। इतनी नफरत करने के लिए किसी को कितना गिरना पड़ता होगा। आत्मा की ज्वाला, सोल फ्लेम। किताब के बीच में उसने सोल फ्लेम के बारे में पढ़ा।
यह एक ऐसी आग थी जो शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को जलाती थी। इसे जलाने के लिए जीवित आत्माओं की बलि देनी पड़ती थी। जितनी ज्यादा आत्माएं उतनी तेज आग, पर इसकी कीमत यह थी कि इस्तेमाल होने वाली आत्माएं हमेशा के लिए मिट जाती थीं। यह एक अदृश्य और अचूक हथियार था, बुराई का सजीव संग्रह। राजियल को समझ आया कि यह किताब किसी ने लिखी नहीं है, ये पैदा हुई है। ये ब्रह्मांड में होने वाले हर बुरे विचार, हर क्रूर कृत्य और हर नफरत को खुद में दर्ज प्रकट करती रहती है। ये बुराई का एक जीवित पुस्तकालय, लिविंग आर्काइव है। मेज के दूसरी तरफ बैठी मारिया उसे अजीब नजरों से देख रही थी। राजियल की बुदबुदाहट और उसके चेहरे के भाव उसे परेशान कर रहे थे। सब गड़बड़ है, राजियल ने नफरत के साथ कहा। मारिया ने झांकने की कोशिश की, पर राजियल ने किताब को अपने घुटनों पर छिपा लिया। पुनर्जन्म, रिबॉर्न। तभी उसकी नज़र एक शीर्षक पर जाकर ठहर गई, जिसने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी। पुनर्जन्म, रिबॉर्न, विलेन सीरीज के तहत एक वर्जित मंत्र। राजियल की आंखें चमक उठीं। वह खुद सिस्टम की वजह से पुनर्जन्म ले चुका था, पर क्या इस किताब में कोई और तरीका था? क्या मौत से वापस आने का कोई और गुप्त रास्ता मुमकिन था? पुनर्जन्म, रिबॉर्न मंत्र का नाम पन्ने पर खून की तरह चमक रहा था। राजियल ने इसे पढ़ना शुरू किया और उसकी बाहें सिकुड़ गईं। यह मंत्र आत्मा के हेरफेर, मैनिपुलेशन पर आधारित था। विधि भयानक थी, अपनी आत्मा को इतना शक्तिशाली बनाना कि वह मृत्यु के चंगुल से छूट सके। इसके लिए लाखों आत्माओं को खाना पड़ता था। मृत्यु के क्षण अपनी 99.99% आत्मा की बलि देकर सिर्फ एक चेतना का अंश बचाना। मौत के बाद उस बचे हुए अंश के पास सिर्फ 24 घंटे होते थे, जिसमें उसे किसी ऐसी महिला को खोजना पड़ता था जो 8-9 महीने की गर्भवती हो। ये पुनर्जन्म नहीं, बल्कि एक परजीवी कब्जा, पैरासिटिक पोजेशन था। नर्क का दृश्य, एक खौफनाक भ्रम। जैसे ही राजियल ने उस मंत्र को घृणित मानकर ठुकराने की सोची, किताब से एक काली ऊर्जा निकली और उसके माथे से टकरा गई। पलक झपकते ही राजियल एक काली और भारी हवा वाले कमरे में था। सैकड़ों गर्भवती महिलाएं काली पोशाक और घूंघट में खड़ी थीं। उनके बीच एक बूढ़ा तांत्रिक बैठा था। राजियल समझ गया कि यह किताब द्वारा दिखाया जा रहा एक इन्फॉर्मेशन इल्यूजन है। बूढ़े ने बिना हिचकिचाहट के खंजर अपने माथे में घोंप लिया। जैसे ही उसकी आत्मा बाहर निकली, एक विशाल नर्क के हाथ ने उसे पकड़कर खींच लिया। पर मरने से पहले उस बूढ़े ने अपनी आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा तोड़कर छिपा लिया था। जन्म, प्रकृति का अपमान। राजियल ने देखा कि वह छोटा सा रूह का टुकड़ा एक महिला के गर्भ में घुस गया। कुछ देर शांति रही और फिर जो हुआ वह किसी भी डरावनी फिल्म से बदतर था। महिला का पेट अचानक हिलने लगा, जैसे अंदर कोई चीज उसे फाड़ने की कोशिश कर रही हो। अचानक दो नन्हे हाथों ने महिला के पेट की खाल को अंदर से चीर दिया। खून का फव्वारा छूटा और महिला की चीख ने सन्नाटे को तोड़ दिया। पेट को फाड़कर एक नवजात शिशु बाहर निकला। वह सामान्य नहीं था। उसकी आंखें जन्म से ही पूरी तरह खुली थीं और उनमें पीढ़ियों पुरानी बुराई और नफरत भरी थी। वह शिशु खड़ा हो गया अपने नन्हे खून से सने पैरों पर। बाकी महिलाएं डरी नहीं, बल्कि वे झूमने लगीं और एक अनजान भाषा में गीत गाने लगीं। यह मातम नहीं, उत्सव था। उस बच्चे से निकलने वाला और आजीवन का नहीं, बल्कि साक्षात भ्रष्टाचार, करप्शन का था। राजियल की अरुचि। राजियल ये सब देखकर सुन्न रह गया। उसकी भावनाओं में घृणा और अविश्वास का मिश्रण था। सिस्टम, उसने थकान भरी आवाज में कहा, क्या तुम मेरी याददाश्त से ये दृश्य मिटा सकते हो? सिस्टम ने रूखेपन से जवाब दिया, माफ करें होस्ट, मेरे पास ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। शायद आपको किसी विलेन से माइंड मैनिपुलेशन सीखना चाहिए। राजियल ने एक लंबी सांस ली। उसने अपनी जिंदगी में बहुत खून खराबा देखा था, पर जीवन और मृत्यु का ऐसा विभत्स उल्लंघन उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने महसूस किया कि वह जिस सिस्टम के साथ है, वह उसे ऐसी गहराइयों में ले जा रहा है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। भ्रम, अलूजन की धुंध छंटते ही राजियल वापस हकीकत में लौट आया। जहाज की लकड़ी की चरचराहट और समुद्र की लहरें उसे सचेत कर रही थीं। उसके घुटनों पर रखी बुक ऑफ इवेंचुअल एविल अभी भी धीरे धीरे धड़क रही थी। राजियल ने गहरी सांस लेकर किताब बंद कर दी। कुछ चीजें इसमें वाकई दिलचस्प हैं, पर घिनौनी भी। उसने तय किया कि वह जल्दबाजी में कोई मंत्र नहीं सीखेगा। उसके पास पहले से ही बहुत ताकत थी, अब उसे सही दिशा की जरूरत थी। लेवी की थकान और सेब। तभी लेवी अपनी ट्रेनिंग खत्म करके लड़खड़ाते हुए आया। वह पसीने में तरबतर था और थक कर चूर था। बॉस, आप जाग गए, लेवी ने हाँफते हुए कहा और टेबल पर सिर टिका दिया। राजियल ने हमेशा की तरह एक सेब लेवी की ओर बढ़ाया। लेवी ने बिना कुछ कहे सेब ले लिया। उसे अब राजियल के इस एप्पल डाइट की आदत हो गई थी। राजियल ने उसे वह काली किताब दिखाई। क्या तुम इसे पढ़ सकते हो? लेवी ने पन्ने पलटने की कोशिश की, पर उसे सिर्फ रेंगती हुई लकीरें और अजीब आकृतियां दिखीं, जिससे उसका सिर दुखने लगा। नहीं बॉस, ये सब मेरे लिए कचरा जिबरिश है। राजियल समझ गया, ये किताब सिर्फ उसे ही अपना मानती है। मौत और उपलब्धि। अचानक राजियल ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने लेवी की रूह कांपा दी। लेवी, अगर मैं तुम्हें अभी मार दूं और तुम मर जाओ, तो क्या तुम्हें लगेगा कि तुमने अपनी जिंदगी में कुछ हासिल अकम्प्लिश्ड किया है? लेवी के गले में सेब का टुकड़ा फंसते फंसते बचा। बॉस, क्या मैंने कुछ गलत किया? मारिया, जो शांति से बैठी थी, उसने मन ही मन सोचा, क्या इसके पीरियड्स फिर से आ गए हैं? ये कैसे सवाल पूछ रहा है? राजियल ने साफ किया कि वह सिर्फ जिज्ञासावश पूछ रहा है। लेवी ने ईमानदारी से जवाब दिया, नहीं बॉस, मुझे नहीं लगेगा कि मैंने कुछ हासिल किया है। मैंने अभी तक किया ही क्या है? लेवी का स्वर्ग। राजियल ने अपनी आंखों में एक गहराई के साथ पूछा, तो तुम्हारा सपना क्या है? वह चीज़ जो तुम्हें हकीकत में खुशी दे। लेवी कुछ देर खामोश रहा।
उसने समुद्र की ओर देखा और बहुत ही धीमी आवाज में कहा, मैं अपनी माँ की गोद में मरना चाहता हूँ। बस यही मेरा सपना है। राजियल की भौहें तन गईं। बस इतना ही। लेवी मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो साफ और मासूम थी। हाँ, यही मैं चाहता हूँ कि जब फरिश्ते मुझे लेने आएं तो वे भी उलझन में पड़ जाएं, क्योंकि उन्हें समझ ना आए कि मुझे कहाँ ले जाना है, क्योंकि मैं तो पहले से ही स्वर्ग अपनी माँ की गोद में हूँगा। मारिया की आंखें इस भावुकता को सुनकर नम हो गईं। पूरा माहौल एक पल के लिए बहुत कोमल हो गया। पर तभी राजियल ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए बड़ी मासूमियत से वह सच कह दिया जिसने पूरे माहौल का कचरा कर दिया। पर तुमने तो कहा था कि तुम्हारी माँ मर चुकी है। राजियल के इस ठंडे और तार्किक सवाल ने देख पर चल रही भावुकता की धज्जियां उड़ा दी। मारिया का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है। लेवी ने अपनी मुट्ठियां भींची पर खुद को शांत रखा। हाँ बॉस, वह मर चुकी है, पर इससे सपना नहीं बदलता। राजियल ने संतोष के साथ सिर हिलाया। उसने फिर पूछा, तुम तो भगवान को नहीं मानते, फिर फरिश्ते और स्वर्ग की बात कहाँ से आए? लेवी ने एक उदास मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं प्रार्थना नहीं करता, इसका मतलब यह नहीं कि वे मौजूद नहीं हैं। और अगर मेरे जैसे इंसान के लिए कोई जगह है तो वह स्वर्ग ही होनी चाहिए। मिट्टी में विलीन होने से तो बेहतर ही है। राजियल का कोई सपना नहीं। लेवी ने हिम्मत जुटाकर राजियल से वही सवाल वापस पूछा, आपका सपना क्या है? अगर मैं आपको अभी मार दूं तो क्या आप संतुष्ट होंगे? राजियल ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया। उसने बस सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, मैं वही ढूंढ रहा हूं, वह उद्देश्य जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी दे। लेवी हैरान था। साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को धूल चटाने वाले और एम्प्रेस को चुनौती देने वाले लड़के का अपना कोई सपना नहीं था। सिल्वर स्पून को पिघलाना। लेवी ने पूछा कि राजियल बिना किसी बड़े लक्ष्य के इतना शक्तिशाली कैसे है? राजियल के होठों पर एक शिकारी मुस्कान आई। मुझे बस ये देखना पसंद है कि ऊंचे खानदानों और अमीर परिवारों के बच्चे, जो पापा सब संभाल लेंगे के सुरक्षा कवच सेफ्टी नेट में जीते हैं, वे कब टूटना शुरू करते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि जब उनका सुरक्षा कवच पिघलता है तो उनके चेहरे पर असली डर और हताशा कैसी दिखती है। उसकी आंखों में एक पागलपन वाली चमक थी। मैंने अपना आधार बेस खुद बनाया है, न पिता के नाम पर, न माँ की विरासत पर। मेरे पास जो कुछ है वह मेरे अपने हाथों की मेहनत है। मारिया ये सुनकर चिढ़ गई। उसे लगा कि राजियल खुद एक ड्यूक परिवार में पैदा होकर भी ऐसी बातें कर रहा है जो सरासर पाखंड, सेल्फ राइचियस क्रैप है। डर को आंखों में देखो। राजियल ने लेवी को एक गहरी सीख दी। जब तक तुम अपने पैरों पर खड़े हो, किसी से भी पंगा लो। सबसे बुरा वह इंसान है जिसके पास ताकत है पर वह उसे छिपाता है। लेवी ने कांपते हुए पूछा, पर क्या आपको डर नहीं लगता? आपने तो अरेबेला जैसी डचेस को भी भीड़ के सामने अपमानित किया था। राजियल ने झुककर लेवी की आंखों में झांका। उसकी आवाज़ स्थिर और सम्मोहक थी। डर की प्रकृति यह है कि वह तब तक बढ़ता है जब तक तुम उससे भागते हो। उसे सीधे आंखों में देखो, वह गायब हो जाएगा। डर स्वीकार करने पर नहीं टिकता, अनदेखा करने पर पनपता है। बस कर डालो। लेवी सन रह गया। उसे लगा कि राजियल जिसे निडरता कह रहा है वह असल में मूर्खता और पागलपन का मिश्रण है। उसने तय किया कि वह अब इस विषय पर राजियल से और बहस नहीं करेगा। रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था। लेवी और मारिया सो चुके थे, पर राजियल ने नाइट वॉच की जिम्मेदारी ली थी। वह अकेला गोलमेज पर बैठा था। उसके सामने बुक ऑफ इवेंचुअल एविल खुली थी। चांदनी की रोशनी में किताब के पन्ने हल्के लाल रंग में चमक रहे थे। राजियल ने गौर किया कि ये वर्जित मंत्र और श्राप उसके लिए सीखना बहुत आसान था। जैसे जैसे वह पढ़ता, शब्द उसके दिमाग में किसी प्राचीन संगीत की तरह समा जाते। उसे एहसास हुआ कि उसका अस्तित्व ही इस अंधेरे के लिए बना है। किताब की एक खासियत यह भी थी कि वह राजियल की ज़रूरतों के हिसाब से खुद को ढाल रही थी। रात के अंधेरे में भी अक्षर साफ और चमकदार दिख रहे थे। राजियल ने सिस्टम से इसे ट्रेनिंग फंक्शन में ले जाने को कहा, पर सिस्टम ने मना कर दिया। किताब एक सेंटिनेंट, जीवित वस्तु थी जिसे तब तक अंदर नहीं ले जाया जा सकता था जब तक वह राजियल की आत्मा से पूरी तरह न जुड़ जाए। मारिया का डर। तभी राजियल के तेज कानों ने एक आवाज़ सुनी। 200 मीटर के दायरे में वह सब कुछ सुन सकता था। केबिन के अंदर से मारिया की लड़खड़ाती आवाज़ आ रही थी, नहीं, मेरी ब्लड लाइन, मेरी शक्तियाँ, उन्हें मत छीनो। मारिया नींद में तड़प रही थी। वह अपनी शक्तियों को त्यागने के फैसले से डरी हुई थी। राजियल ने ठंडी सांस ली। उसने सोचा कि फैसले लेना आसान होता है, पर उनके परिणामों को जीना मुश्किल। उसने मारिया की मदद नहीं की क्योंकि यह उसकी अपनी लड़ाई थी। नैन्सी का जागरण थे। ड्रैगन्स अवेकनिंग। अगली सुबह सिंडरवेल टेरिटरी में ड्रैगनवेवर ड्यूक के भव्य महल में हलचल हुई। सबसे ऊंची मीनार के एक आलीशान कमरे में बर्फीले नीले बालों वाली एक लड़की ने अपनी आंखें खोलीं। वह नैन्सी ड्रैगनवीवर थी। राजियल द्वारा दिए गए जहर का असर आखिरकार उसकी ड्रैगन ब्लड लाइन ने खत्म कर दिया था। नैन्सी अचानक उठकर बैठ गई। उसका शरीर अभी भी कांप रहा था। आखिरकार मैं हिल सकती हूँ, उसकी आवाज़ फटी हुई थी। तभी कमरे के कोने से एक जानी पहचानी और रौबदार आवाज़ आई, तुम जाग गई। नैन्सी ने मुड़कर देखा। वहाँ उसकी माँ अरेबेला ड्रैगनवेवर बैठी थी। उसकी सुनहरी आंखें अपनी बेटी को घूर रही थीं। अरेबेला अपनी कुर्सी से उठी और नैन्सी की ओर बढ़ी। कमरे का वातावरण भारी हो गया था। अरेबेला ने बिना किसी भूमिका के एक ही सवाल पूछा, राजियल कहाँ है? राजियल कहाँ है? नैन्सी की आवाज़ कमरे के सन्नाटे को चीरते हुए गूंजी। उसकी आवाज़ में कोई कंपन नहीं था, बल्कि एक ऐसी दृढ़ता थी जो उसकी माँ अरेबेला को भी हैरान कर गई।
कोर्ट ने यह फैसला तो नहीं किया कि वह अपराधी है। उसने कुछ नहीं किया, वह नहीं था। ये उसके होश में आने के बाद के पहले शब्द थे, सटीक, सीधे और बर्फीले साफ। पिछले 4 दिनों से उसका शरीर भले ही सुन्न था, पर उसका दिमाग पूरी तरह जाग रहा था। वह अपने ही शरीर के अंदर एक कैदी की तरह थी, जो सब कुछ महसूस कर रही थी पर कुछ कह नहीं पा रही थी। उसके अंदर रेनेगार्ड ब्रैंगवार्ड के प्रति गुस्सा था, तो राजियल के प्रति एक गहरी उलझन। उसने राजियल को उस खौफनाक अंजाम से बचाते देखा था, पर वह ये नहीं समझ पा रही थी कि राजियल ने उस नीच आरोप को अपने सिर क्यों लिया। अरेबेला उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। वह कमीना, अरेबेला ने शांत पर सख्त स्वर में कहा, उसके बारे में चिंता मत करो, वह ठीक है। उसने नैन्सी के चेहरे को गौर से देखा। तुम बताओ, तुम्हें कोई दर्द या तकलीफ तो नहीं? तुम डरी हुई तो नहीं हो? नैन्सी के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। चिंता मत करो माँ, मैं ठीक हूँ। अरेबेला ने अपनी बेटी के नीले बालों को सहलाया। शांत रहो, तुम एक बहादुर लड़की हो। उन जैसे लोगों को तुम्हारे करीब आने देना मेरी गलती थी, मैं माफ़ी मांगती हूँ। नैन्सी ने सिर हिलाया। नहीं माँ, यह मेरी कमजोरी थी कि मैंने गलत इंसान पर भरोसा किया। इसके लिए आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तभी नैन्सी ने बिस्तर से पैर नीचे उतारे। अरेबेला ने उसे रोकने की कोशिश की। नहीं, अभी तुम्हें आराम की ज़रूरत है। नैन्सी ने अपनी माँ की कलाई को धीरे से हटाया। नहीं माँ, मैंने काफ़ी आराम कर लिया है। मुझे कहीं जाना है, एक बहुत ज़रूरी काम है। अरेबेला की भौहें तन गईं। इतना ज़रूरी क्या है? तुम मुझे डरा रही हो। नैन्सी की आंखों में एक अजीब सी स्पष्टता थी। माँ प्लीज़। नैन्सी शायद ही कभी प्लीज़ शब्द का इस्तेमाल करती थी। अरेबेला ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, पर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नैन्सी ने तुरंत मना कर दिया। नहीं, मैं अकेले जाऊंगी। मुझे ये बोझ खुद उठाना है, खुद को समझना है। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। नैन्सी के शरीर से बर्फीली माना आइसमाना की लहरें निकलीं, जिससे कमरे की दीवारों पर बर्फ जम गई। केवल अरेबेला के पास की जगह अछूती रही। अरेबेला समझ गई कि उसकी बेटी अब वह कमजोर लड़की नहीं रही। क्या तुम सुरक्षित रहोगी? अरेबेला ने पूछा। हाँ माँ, नैन्सी ने जवाब दिया। नैन्सी महल से बाहर निकली और हवा के ठंडे झोंकों ने उसका स्वागत किया। उसने अपने विशाल बर्फीले पंख फैलाए और सुबह के आसमान में उड़ गई। उड़ते हुए उसके दिमाग में राजियल के शब्द गूंज रहे थे। रिवेन के पास जाओ, सफ़ेद बाल और सफ़ेद आंखों वाला लड़का। वह तुम्हारे भाई का क्लासमेट है। वह कभी झूठ नहीं बोलता। वह तुम्हें सब बताएगा। नैन्सी को डर राजियल से नहीं था, बल्कि उस सच से था जो वह बताने वाला था। तुम्हारी नियति लिखी जा चुकी है। 4 साल, बस इतना ही वक्त है तुम्हारे पास। वह अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। उसे जवाब चाहिए थे और वह उन्हें लेकर रहेगी। अकादमी के पिछवाड़े वाले बगीचे में सन्नाटा था। संगमरमर के फव्वारों और महकती हुई लिली के बीच नैन्सी की नज़रें सिर्फ एक शख्स को ढूंढ रही थीं। एक विशाल पेड़ की छांव में वह बैठा था, सफ़ेद बाल जैसे चांदनी में ताज़ा गिरी बर्फ। वह एक लड़की से हंसकर बातें कर रहा था। नैन्सी को देखते ही उस लड़की की हंसी गायब हो गई। नैन्सी का बर्फीला ऑरा और किसी तूफान की आहट जैसा था। रिवेन धीरे से खड़ा हुआ। यही मेरा इंतजार करो, उसने उस लड़की से प्यार से कहा और नैन्सी की ओर बढ़ा। नैन्सी ने उसे गौर से देखा। रिवेन की आंखें पूरी तरह सफ़ेद थीं, जैसे गहरा और ठहरा हुआ पानी। तुम्हें पता था मैं आऊंगी? नैन्सी ने पूछा। हाँ, रिवेन मुस्कुराया। राजियल ने तुम्हें बताया था, इसलिए मुझे पता था तुम आओगी। मैं प्रिजर्वर हूँ और जवाब देना मेरा कर्तव्य है। सब तय था। नैन्सी ने बिना किसी भूमिका के अपना सबसे बड़ा सवाल पूछा, मेरे साथ वह सब क्यों हुआ? रेनेगार्ड ने वह सब करने की कोशिश क्यों की? रिवेन का चेहरा शांत बना रहा। क्योंकि यह तुम्हारी महान नियति, ग्रेट फेट थी। ब्रह्मांड ने तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। नैन्सी का गुस्सा भड़क उठा। नियति? राजियल ने कहा कि मेरे पास सिर्फ 4 साल हैं। उसने कहा कि 4 दिन पहले मेरा बलात्कार होना और फिर मेरा खुदकुशी कर लेना, ये सब दुनिया की इच्छा थी। क्या ये सच है? और अगर है तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों? रिवेन की आंखों में पहली बार दया की एक झलक दिखी। हाँ, ये सच है। तुम्हारी मौत पहले से ही लिखी जा चुकी थी, लेकिन राजियल ने तुम्हें बचाकर उस धागे को तोड़ दिया। अब ब्रह्मांड उस असंतुलन को ठीक करने के लिए और भी भयानक तरीके अपनाएगा। न्याय बनाम संतुलन। नैन्सी का चेहरा नफरत से भर गया। तुम्हें पता था कि 4 दिन पहले मेरे साथ क्या होने वाला है, और तुमने कुछ नहीं किया। तुम यहाँ बैठकर मुस्कुरा रहे हो और कह रहे हो कि मेरा अपमानित होना दुनिया के संतुलन के लिए ज़रूरी था। रिवेन ने बड़ी शांति से जवाब दिया, प्रिजर्वर उन्हें नहीं बचा सकता जिन्हें संतुलन के लिए तड़पना है। तुम्हारी पीड़ा एक बलिदान है जिससे दुनिया फिर से महसूस करना सीखती है। प्रकृति में कोई न्याय नहीं होता नैन्सी। न्याय इंसानों का बनाया हुआ भ्रम है। उसने आगे समझाया, क्या प्रकृति बाघ को हिरण खाने के लिए सजा देती है? नहीं, ये सिर्फ संतुलन है। जो बहुत तेज जलता है वह जल्दी बुझ जाता है। तुम्हारी पीड़ा आने वाली पीढ़ियों के लिए आधार बनेगी। इसे स्वीकार कर लो, यही सबसे अच्छा रास्ता है। अंतिम चेतावनी। नैन्सी के हाथ कांप रहे थे। तुम पीड़ा को दैवीय कृपा की तरह बता रहे हो। तुम लोगों को जलते हुए देख रहे हो और उसे रोशनी कह रहे हो। तुम घिनौने हो। रिवेन ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसकी आंखों में झांका। उसके जैसा मत बनो, रिवेन ने कहा, और उसका स्वर अचानक गंभीर हो गया। नैन्सी की बर्फीली नीली आंखें रिवेन के चेहरे पर टिकी थीं। रिवेन का ये कहना कि राजियल ने नियति को चुनौती देकर खुद के लिए मुश्किलें बढ़ा ली हैं, नैन्सी को उलझन में डाल रहा था। राजियल कोई ऐसा इंसान नहीं लगता था जो महान विद्रोह के लिए जिए, वह तो बस अपनी मर्जी का मालिक था। मैं समझ गई, नैन्सी ने ठंडे स्वर में कहा। भले ही प्रकृति में कोई न्याय ना हो जैसा तुम कह रहे हो, पर उसका मुझसे क्या लेना देना?
मैं कोई जिम्मेदारी क्यों उठाऊं? मेरा भविष्य चुनने का हक सिर्फ मेरा होना चाहिए। अगर मेरी नियति पहले से तय है तो मुझमें और एक कठपुतली में क्या अंतर है? रीवेन मुस्कुराया जैसे किसी नादान बच्चे को देख रहा हो। तो तुम्हें आज़ादी चाहिए पर जिम्मेदारी के बिना। नैन्सी, तुम्हें चुना गया है। यह एक सम्मान है, श्राप नहीं। नियति तुम पर बहुत मेहरबान रही है, शक्ति, पद, वैभव सब कुछ तुम्हें मिला। पर जब नियति ने बदले में कुछ मांगा तो तुम विद्रोही हो गई। यह इंसानी दिल का पाखंड है। नैन्सी का गुस्सा और बढ़ गया। सम्मान? मेरी पीड़ा को तुम सम्मान कह रहे हो? मेरी माँ अरेबेला, उसने तो कभी ऐसी किसी ब्रह्मांडीय जिम्मेदारी की कीमत नहीं चुकाई। तो मैं ही क्यों? बलिदान की सुंदरता, रीवेन ने बड़ी मासूमियत और क्रूरता के साथ समझाया। हर कोई उस बोझ को उठाने के लायक नहीं होता। ब्रह्मांड सिर्फ उन पर वजन डालता है जिनके बारे में वह जानता है कि वे टूटेंगे नहीं। तुम्हारी पीड़ा से खरबों लोगों को शांति मिलेगी। क्या ये गर्व की बात नहीं है कि तुम्हारा नाम भले कोई न जाने पर तुम्हारी रूह उनकी ताकत बनेगी? नैन्सी एक पल के लिए सुन्न रह गई। रीवेन के डिवाइन ट्रूथ डोमेन के प्रभाव में वह न चाहते हुए भी अपनी सच्ची भावनाएं बोल रही थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या उन्हें पता चलेगा? क्या वे जानेंगे कि उनके लिए मैंने सहा है? रीवेन ने दुख के साथ सिर हिलाया। वे तुम्हारा नाम नहीं जानेंगे पर तुम्हारी पीड़ा उनका साहस बनेगी। नैन्सी का विद्रोह। नैन्सी ने लंबी सांस ली और अपनी आंखें सिकुड़ी। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अगर मेरी जिंदगी किसी और के इशारों पर चलने के लिए मिली है तो ऐसी जिंदगी का कोई मोल नहीं। बिना फ्री विल के दुनिया रहने लायक नहीं है। भले ही विद्रोह की कीमत और ज्यादा दर्द हो, मैं लड़ूंगी। मैं अपनी कहानी का अंत खुद लिखूंगी, ब्रह्मांड को नहीं लिखने दूंगी। रीवेन के चेहरे पर पहली बार आश्चर्य की एक हल्की लकीर दिखी। तो ऐसा ही सही, प्रिजर्वर के रूप में मैं दखल नहीं दूंगा, बस रास्ता दिखाऊंगा। विद्रोह की अपनी एक कीमत होती है। वह जाने के लिए मुड़ा पर नैन्सी की आवाज ने उसे रोक लिया। रुको, मेरा एक और सवाल है। रीवेन रुका, उसके सफेद बालों पर सूरज की रोशनी चमक रही थी। पूछो, नैन्सी ने रीवेन की आंखों में सीधे झांकते हुए पूछा। क्या राजियल ने सच में सेलेना का बलात्कार करने की कोशिश की थी? क्या राजियल ने सच में सेलेना का बलात्कार करने की कोशिश की थी? नैन्सी का सवाल हवा में गूंजा। रीवेन ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर पूरी सच्चाई के साथ कहा, नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। नैन्सी सन रह गई। उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। रीवेन ने बड़े ही शांत स्वर में जारी रखा, सेलेना ने झूठ बोला था। वह साम्राज्य की सैंटेस है, सब उसे पवित्र और निर्दोष मानते हैं, इसलिए सबने उस पर भरोसा किया। पर यह उस रात का सच नहीं है। झूठ की बुनियाद। नैन्सी का दिमाग चकराने लगा। 5 सालों से पूरा साम्राज्य, ड्यूक परिवार और आम जनता राजियल को एक दरिंदा मानती रही। वह एक ऐसे घर से आता था जो अपनी बुद्धिमत्ता, विरेलन फैमिली के लिए मशहूर था, और उसे एक मामूली झूठ से बर्बाद कर दिया गया। रीवेन ने आगे कहा, सेलेना ने झूठ बोला, पर तुम उसे पूरी तरह दोष नहीं दे सकती। ये नियति के महान ताने बाने में उसकी एक भूमिका थी। राजियल ने जब से अपनी किस्मत को चुनौती देना शुरू किया, दुनिया ने उसे यह सजा दी। नैन्सी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। रीवेन पीड़ा और अन्याय को ब्रह्मांडीय संतुलन का नाम दे रहा था। चटाक, नैन्सी का हाथ रीवेन के गाल से टकराया। बगीचे में एक तेज गूंज उठी। आसमान में अचानक बिजली कड़की, जैसे ब्रह्मांड एक प्रिजर्वर के अपमान से नाराज हो गया हो। पर रीवेन ने पलटकर कुछ नहीं किया। उसने सिर्फ एक आह भरी और अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ खड़ा रहा। नैन्सी का विद्रोह। मैं राजियल नहीं हूँ। नैन्सी ने नफरत से कहा, तुम घिनौने हो। तुम सच्चाई को जानते हुए भी उसे चुपचाप देखते रहे। वह जाने के लिए मुड़ी, पर रुककर उसने रीवेन की आंखों में सीधे झांका। मैं राजियल जैसी नर्म सॉफ्ट नहीं हूँ। अगर नियति ने दोबारा मेरी जिंदगी को छूने की कोशिश की तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं अपनी कहानी का अंत खुद लिखूंगी, और तुम मेरे रास्ते से दूर रहना, वरना मैं तुम्हें भी मिटा दूंगी। नैन्सी ने अपने विशाल बर्फीले पंख फैलाए और एक गर्जना के साथ आसमान में उड़ गई। अरेबेला का सामना। ऊपर आसमान में नैन्सी की माँ अरेबेला ये सब देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी इस अजनबी लड़के के साथ क्या कर रही थी। उसने नीचे उतरकर उस लड़के से पूछने का फैसला किया, पर जैसे ही वह नीचे जाने को हुई, वह लड़का गायब हो गया। बिना किसी हलचल के, बिना किसी माना के प्रणाम, एक आवाज अरेबेला के ठीक पीछे से आए। अरेबेला ने तुरंत मुड़कर अपनी जादुई ऊर्जा माना तैयार की। वह सफेद बालों वाला लड़का हवा में उसके सामने तैर रहा था। तुम कौन हो? अरेबेला ने कड़क कर पूछा। लड़के ने बड़े ही आदाब से सिर झुकाया। मैं रीवेन हूँ, प्रिजर्वर, 3 सर्वोच्च देवताओं सुप्रीम गॉड्स में से एक। अरेबेला की बोलती बंद हो गई। क्या 3 सर्वोच्च देवताओं में से एक? रीवेन के इन शब्दों ने अरेबेला को सुन्न कर दिया। वह देवताओं को जानती थी, उसका अपना बेटा सूर्य देव का अंश था, पर सुप्रीम गॉड, ये पदवी उसने कभी नहीं सुनी थी। अरेबेला की लाल आंखें गुस्से और चिंता से भर गईं। उसने सोचा, एक सर्वोच्च देवता मेरी बेटी के साथ क्या कर रहा है? और नैन्सी ने इसे थप्पड़ मारा। मेरी बेटी के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? अरेबेला ने कड़क कर पूछा। रीवेन ने अपनी सफ़ेद आंखों से उसे देखा और शांति से कहा, मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं तो बस उसे उसकी नियति फेट दिखा रहा था। 4 दिन पहले उसका बलात्कार होना और 4 साल बाद उसकी मौत, ये सब ब्रह्मांड के संतुलन के लिए तय था। पर उसने इसे टाल दिया और अब संतुलन खुद को ठीक करने के लिए और भी क्रूर तरीके अपनाएगा। देवताओं की शक्ति, एक बेबस डचेस। रीवेन का अपनी बेटी की पीड़ा को संतुलन कहना अरेबेला को बर्दाश्त नहीं हुआ।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरेबेला बिजली की रफ्तार से रीवेन की ओर झपटी। उसका ऑरा बादलों को चीरता हुआ अंतरिक्ष तक जा रहा था, पर इससे पहले कि वह रीवेन को छू पाती, दुनिया जैसे थम गई। रीवेन ने बड़ी कोमलता से अपना हाथ अरेबेला के चेहरे पर रखा। अरेबेला का पूरा शरीर पत्थर की तरह जम गया। उसका मानक प्रवाह रुक गया। वह हवा में टंगी रह गई, पूरी तरह असहाय। रीवेन ने उसकी आंखों में झांका। शक्ति अकेले उस चीज को नहीं छू सकती जो सितारों में लिखी गई है, अरेबेला। उसने अरेबेला को छोड़ दिया। अरेबेला हांफती हुई पीछे हटी। उसने महसूस किया कि वह जिस प्राणी के सामने खड़ी है वह उसकी कल्पना से परे शक्तिशाली है। गहरा राज, नैन्सी तुम्हारी बेटी नहीं है। रीवेन ने मुस्कुराते हुए एक ऐसा सच बोला जिसने अरेबेला के पैरों तले जमीन खिसका दी। नैन्सी भाग्यशाली है कि उसे तुम जैसी मां मिली। अगर तुम उसे गोद अडॉप्ट नहीं लेती तो वह कभी अपनी क्षमता नहीं पहचान पाती। अरेबेला सन रह गई। ये राज की नैन्सी उसकी अपनी बेटी नहीं है, उसने दशकों से दुनिया से छिपा कर रखा था। पर ये लड़का, ये एक देवता, सब जानता था। इससे पहले कि वह कुछ और पूछ पाती, रीवेन सफेद रोशनी की एक किरण बनकर ओझल हो गया। रेनेगार्ड का अंतः नैन्सी का प्रतिशोध। 10 मिनट बाद नैन्सी महल लौटी। अरेबेला ने उससे कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में नैन्सी के प्रति एक नया डर और सम्मान था। नैन्सी सीधे महल के तहखाने की ओर बढ़ी, जहां लावा जैसी गर्मी थी। वहां जंजीरों में जकड़ा रेनेगार्ड ब्रैंगवार्ड अपने घावों के साथ अधमरा पड़ा था। नैन्सी ने अपनी बर्फीली तलवार आइस स्वॉर्ड तैयार की। तुम्हारी वफादारी का इनाम देने आई हूं, नैन्सी ने ठंडे स्वर में कहा। और फिर उस तहखाने से ऐसी चीखें निकली जिन्होंने पत्थर की दीवारों को भी कंपा दिया। नैन्सी ने अपने अंदर के हर अपमान, हर गुस्से और हर डर को उस तलवार के माध्यम से रेनेगार्ड पर उतार दिया। जब वह बाहर निकली, वह खून और भाप से सनी हुई थी। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही नाम था, राजियल। वह जानती थी कि अगर उसे अपनी नियति बदलनी है तो उसे उस इंसान के पास जाना होगा जिसने पहले भी मौत के खेल को बिगाड़ा था। समुद्र में 18वां दिन। सूरज की रोशनी लहरों पर चांदी की तरह चमक रही थी, पर राजियल के मन में कुछ और ही चल रहा था। योगराज उसके बगल में खड़ा था। और कितनी दूर? राजियल ने पूछा। तकरीबन 30 मिनट या उससे कम, योगराज ने सूरज की स्थिति देखते हुए जवाब दिया। राजियल ने सिर हिलाया और जहाज के बीचों बीच पहुंच गया। अचानक उसके जूतों के नीचे की परछाई किसी बिखरी हुई स्याही की तरह फैल गई, और फिर उसमें से कुछ निकलने लगा। मछलियों के अंग, सड़े हुए दिल, गलफड़े गिल्स और चमचमाती खालें। डेक पर मांस का एक घिनौना ढेर लग गया, जिससे ऐसी दुर्गंध उठी कि मारिया का चेहरा नीला पड़ गया। धत, ये फिर शुरू हो गया, मारिया ने अपनी नाक रुमाल से ढकते हुए कहा। राजियल के काले टेंड्रिल्स उन अंगों को बड़ी सफाई से काट रहे थे और छांट रहे थे। लेवी और अरोरा, एक हल्की सी राहत। ढेर के किनारे अरोरा और लेवी के बीच एक छोटा सा पल आया। अरोरा का सामान उसके पास से गिर गया और लेवी ने उसे उठाने में मदद की। धन्यवाद, अरोरा ने धीरे से कहा। लेवी मुस्कुराया। चलो आधा आधा बांट लेते हैं। तुम थैंक रख लो और मैं यू रख लेता हूँ। अरोरा ने उसे इडियट कहा, पर उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। इस समुद्री सफर ने उनके बीच की कड़वाहट को थोड़ा कम कर दिया था। डार्क सी रिचुअल। 5 मिनट बाद राजियल ने अपने खून से डेक पर एक विशाल घेरा बनाया। उसने पिछले 4 दिनों में जमा किए गए समुद्री राक्षसों के अंगों को उस घेरे के अंदर सजाया। हवा में दबाव बढ़ने लगा। योगराज, तुमने कहा था न कि अटलांटिस के लोग इंसानों जैसे ही हैं, बस उनकी खुशबू और सांस लेने का तरीका अलग है। राजियल ने पूछा। योगराज के पीछे हटो कहने पर वह पीछे हट गया। राजियल ने अपनी उंगली से खून की एक बूंद उस घेरे में गिराई। अचानक वे सारे अंध हवा में तैरने लगे और एक खौफनाक बवंडर वॉर्टेक्स में बदल गए। कुछ ही पलों में वे हजारों अंग और खालें पिसकर एक गाढ़े काले तरल ब्लैक लिक्विड में बदल गईं। इसे पी लो। राजियल ने उस तरल को 5 हिस्सों में बांटा और सबके सामने एक एक बूंद हवा में तैरा दी। इसे पी लो, उसने ठंडे स्वर में कहा। मारिया चिल्लाई, मैं ये जहर नहीं पीऊंगी। चुपचाप पी लो, राजियल ने खुद अपनी बूंद गटकते हुए कहा। ये तुम्हें पानी के नीचे सांस लेने में मदद करेगा और तुम्हारी खुशबू को बदल देगा ताकि अटलांटिस के लोग तुम्हें पहचान न सकें। योगराज और अरोरा ने बिना सोचे उसे पी लिया। अमर होने का फायदा। मारिया और लेवी ने नाक सिकोड़ते हुए उसे गटका। ब्लैक खकक। अगले ही पल राजियल को छोड़कर बाकी सब जहाज की रेलिंग पर झुककर उल्टियां करने लगे। वह स्वाद इतना कड़वा और घिनौना था जैसे मौत को निगल लिया हो। मारिया ने गुस्से में राजियल को घूरा, पर राजियल ने सिर्फ इतना कहा, जब पानी के नीचे डूबोगी नहीं तब शुक्रिया कहना। और इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, राजियल ने समुद्र की काली गहराइयों में छलांग लगा दी। अरे ओ लड़के, नीचे शार्क हैं, योगराज चिल्लाया, पर राजियल ओझल हो चुका था। समुद्र की गहराई से एक जबरदस्त धमाका हुआ और राजियल जहाज के डेक पर वापस उतरा। उसके हाथ में 2-3 टन की एक विशाल शार्क थी, जिसे उसकी काली परछाइयों शैडो टेंडल्स ने जकड़ रखा था। तुम अब क्या कर रहे हो? मारिया चिल्लाई, पर राजियल ने उसे अनसुना कर दिया। उसने शांत भाव से कहा, काढ़ा पोषण काम कर रहा है। मैं पानी के नीचे आसानी से सांस ले पा रहा था, अब तुम सब भी 1 साल तक पानी के नीचे सांस ले पाओगे। योगराज ये सब बड़े कौतूहल से देख रहा था। तो तुम एक अल्केमिस्ट भी हो? मैंने कई तरह की अल्कमी देखी है, पर मांस और अंगों का उपयोग करने वाली यह कला मैंने पहले कभी नहीं देखी। ये क्रूर है पर असरदार लग रही है। डार्क ट्रांसफॉर्मेशन, एक अनोखा प्रयोग। राजियल ने फर्श पर बने अपने खून के घेरे को और बड़ा किया। उसने उस विशाल शार्क को घेरे के बीच में रखा। मारिया और बाकी सब दूर से देख रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं राजियल उन्हें फिर से कुछ घिनौना न पिला दे।
राजियल ने बुक ऑफ इवेंचुअल एविल से सीखी हुई माइंड कंट्रोल विधि का इस्तेमाल किया। उसने शार्क के जबड़े को अपनी परछाइयों से खुलवाया और उसमें अपना थूक सलाइवर डाल दिया। किताब के अनुसार थूक नियंत्रण के लिए सबसे शुद्ध जीवित तरल लिविंग फ्लूइड था। फिर शुरू हुआ असली जादू। राजियल ने प्राचीन भाषा में मंत्र पढ़ना शुरू किया। खून का घेरा लाल रोशनी से चमक उठा। शार्क का विशाल शरीर पिघलने लगा, उसकी हड्डियां और मांस मुड़ने लगे। वह धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। कुछ ही पलों में वह 2 टन का शिकारी गायब हो गया और उसकी जगह हवा में एक नीले रंग का वेस्ट बैग तैरने लगा। ये बैग शार्क की नीली और चमकदार खाल से बना था जो किसी नीलम सफायर की तरह चमक रहा था। राजियल की पहली उपलब्धि। राजियल ने मुस्कुराते हुए उस बैग को अपनी कमर पर बांध लिया। यह उसकी अपनी रचना थी, कई डाक अनुष्ठानों का मेल। उसने अपनी काली किताब बुक ऑफ इवेंचुअल ईविल को उस बैग में सुरक्षित रख लिया। वह बैग पूरी तरह वाटरप्रूफ और अभेद्य था। तो अब हम कितनी दूर हैं? राजियल ने पूछा। योगराज ने सामने की ओर इशारा किया जहां लहरों का पैटर्न बदल रहा था। बस 2 मिनट और हम अटलांटिस के द्वार के करीब हैं। मारिया ने अपना सिर पीट लिया। इतना खून खराबा, इतनी बदबू, और बनाया क्या? सिर्फ एक बैग। ये लड़का पागल है। हालांकि वह कह कुछ भी रही थी, पर उसकी आंखों में अब जिज्ञासा साफ थी। सब जहाज के अगले हिस्से बोट पर जमा हो गए। सामने अनंत नीला समुद्र था, पर क्षितिज पर कुछ अलग नजर आ रहा था। वहां देखो, योगराज ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। वह है अटलांटिस का द्वार। हाँ, बूढ़े योगराज ने सामने इशारा करते हुए कहा। वह है अटलांटिस का द्वार। सबकी नजरें उस ओर मुड़ी जहां समुद्र के बीचों बीच एक विशाल और भयानक भंवर व्हर्लपूल बना हुआ था। पानी तेजी से घूम रहा था और उसका केंद्र एक काला पाताल अबिस लग रहा था जो सब कुछ निगलने के लिए तैयार था। जहाज उस खिंचाव की ओर बढ़ने लगा। राजियल ने अपनी आंखें सिकुड़ी, पर योगराज पूरी तरह शांत था। घबराओ मत, यह अटलांटिस के 7वें समुद्र का सीधा रास्ता है। ये सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही जहाज भंवर के केंद्र में पहुंचा, स्थिति पूरी तरह बदल गई। उल्टी नियति, रिवर्स गेट, रिवर्स गेट्स, धमाक, एक भीषण विस्फोट जैसी आवाज हुई और पूरा भंवर अचानक रुक गया। अगले ही पल वह पहले से 100 गुना तेज गति से उल्टी दिशा में घूमने लगा। यह क्या हो रहा है? राजियल चिल्लाया, जहाज के डेक पर खुद को संतुलित करने की कोशिश करते हुए। यह अटलांटिस का रिवर्स गेट है। योगराज घबरा कर चिल्लाया। ये 100 साल में सिर्फ 2 बार होता है। हमारी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है? राजियल का चेहरा काला पड़ गया। किस्मत शब्द उसे कभी पसंद नहीं आया था। अगले ही पल एक विशाल लहर ने जहाज को पीछे से टक्कर मारी, जिससे जहाज का आधा हिस्सा टूट गया और सब हवा में उछल गए। बिखराव और संकट। लेवी पीछे की ओर फिनका, पर राजियल ने अपनी शैडो टैंडल से उसे हवा में ही पकड़ लिया। तभी अरोरा की चीख गूंजी। वह जहाज की रेलिंग से बाहर लटक रही थी। योगराज अपनी बेटी को बचाने के लिए बढ़ा, पर जहाज का एक भारी खंभा उड़कर उसके सीने से टकराया। प्रभाव इतना तेज था कि योगराज सीधे उस खौफनाक भंवर के अंदर जा गिरा। बूढ़े, यह क्या पागलपन है? राजियल चिल्लाया। उसने अरोरा और योगराज दोनों को अपनी परछाइयों से पकड़ने की कोशिश की, पर तभी सिस्टम की ठंडी आवाज गूंजी। अपर्याप्त डाक माना, इनसफिशिएंट डाक माना। होस्ट, आपका डाक माना शून्य हो चुका है। धत, राजियल की परछाइयां गायब हो गईं। उसी समय एक और लहर ने मारिया को हवा में उछाला। राजियल के पास एक पल का समय था। उसने लेवी को छोड़ा और छलांग लगाकर मारिया का हाथ पकड़ लिया। अब राजियल एक हाथ से मारिया को थामे था, पर लेवी और अरोरा असहाय थे। लेवी ने अरोरा की ओर देखा, जिसकी उंगलियां रेलिंग से फिसल रही थीं। दुनिया जैसे रुक गई। लेवी ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस टूटते हुए डेक पर दौड़ लगा दी। कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। सुप्रीम सिस्टम के और अपडेट्स के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें।